लगातार दूसरे दिन बाजार पर बना हुआ है दबाव। आज फेड की पॉलिसी से पहले एक बार फिर से हल्के हुए दिख रहे हैं भारतीय बाजार। बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का इंतजार। स्टॉक स्पेसिफिक रोटेशन चल रहा है, तो इस बीच कैसा रहेगा आखिरी 1.5 घंटा ट्रेड। मिड वीक सेशन है। स्वागत है आपका जी बिजनेस के बंधन म्यूचुअल फंड स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। नजर डाल लीजिए बाजार के एक्शन पर। सुस्ती आपको लगातार दूसरे दिन आती हुई दिख रही है और लार्ज कैप्स में ही आपको परेशानी दिख रही है, क्योंकि मिड और स्मॉल कैप लगातार दूसरे दिन ये आउट परफॉर्म कर रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स आपका एकदम फ्लैट है, स्मॉल कैप इंडेक्स आपका 1/4% ऊपर है। कुछ इंपॉर्टेंट नतीजे आ चुके हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नतीजे आने वाले हैं और उससे पहले पूरे बाजार के एक्शन पर हमारी नजर बनी हुई है। आइए देख लेते हैं इस समय की सबसे बड़ी बात क्या है। थोड़ी देर के लिए 19,000 के नीचे जरूर गया था निफ्टी, फिलहाल 19,000 के ऊपर होल्ड कर रहा है 60 अंकों की गिरावट के साथ। निफ्टी बैंक यहां पर आपको 250 अंकों की कमजोरी दिख रही है। 42,700 के नीचे अब बैंक निफ्टी आपको आते हुए दिख रहा है। प्राइवेट बैंक्स पर ज्यादा दबाव बना हुआ है, पर उसके सामने रियल एस्टेट शेयर्स यहां पर लगातार खरीदारी आ रही है। डीएलएफ 15 साल की ऊंचाई पर यह काउंटर आपको आते हुए दिख रहा है। जबरदस्त खरीदारी का मोमेंटम इस पर है। मेटल शेयरों की चमक आज फीकी पड़ी है। जेएसपीएल 4 महीने के निचले स्तर पर आपको फिसलते हुए दिखा है। बाकी मेटल्स में भी कमजोरी आ रही है। डाउ फ्यूचर्स यहां पर 125 अंकों की गिरावट दिख रही है। नैस्डैक फ्यूचर्स में आपको कमजोरी दिख रही है। यूरोप में मिला जुला कारोबार आपको आते हुए दिख रहा है। तो आज जो फेड की पॉलिसी है उससे पहले थोड़ा सतर्क ग्लोबल मार्केट्स भी होते हुए दिख रहे हैं इस समय, और हमारे बाजार तो ऑलरेडी थोड़ा सतर्क बने हुए हैं। आखिरी 1.5 घंटा काफी एक्शन पैक्ड आपके लिए होना चाहिए। एक बार जरा बाजार पर नजर डालिए और देखें कि एग्जैक्टली प्रेशर आ कहां से रहा है। मेटल्स टॉप सेक्टोरल लूजर है, हालांकि गिरावट सिर्फ 1% की इंडेक्स लेवल पर, बट विद इन दैट काफी कंपोनेंट्स कमजोर हैं। प्राइवेट बैंक्स यहां पर गिरावट आपको ज्यादा आती हुई दिखेगी। एक्सिस बैंक यहां पर गिरावट है। इंडसइंड, कोटक, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी ये सारे आपको कमजोर दिख रहे हैं। भारी गिरावट नहीं है, बट क्योंकि ये हैवी वेट्स हैं इसलिए यहां से दबाव आपको ज्यादा आते हुए दिख रहा है। बाकी हैवी वेट्स की बात करें जहां पर आपको थोड़ा प्रेशर आते हुए दिखेगा, तो आज एलएनटी कमजोर है, हालांकि नतीजे दमदार आए थे। टीसीएस में आपको नरमी दिख रही है। इन्फोसिस, एचयूएल, आईटीसी ये भी आपको सहारा दे नहीं पा रहे हैं, तो थोड़ी कमजोरी वहां पर है। बट फार्मा होल्ड आउट कर रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड आउट कर रहा है, 1% ऊपर है। तो बाजार को सहारा देने में एक योगदान रिलायंस का आपको आते हुए दिख रहा है, और चुनिंदा और काउंटर्स हैं जहां पर थोड़ा रोटेशन है। देखते हैं आखिरी 1.5 घंटा इंटरेस्टिंग रहना चाहिए जहां तक बाजार के एक्शन का सवाल है। आइए बात करते हैं कुशल और अरमान के साथ और जान लेते हैं आज की कुछ इंपॉर्टेंट खबरें और साथ ही इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स जहां पर बाजार की नजर है। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से ट्रिगर्स पर रखनी है नजर। गुड आफ्टरनून दीप। ट्रिगर्स के लिहाज से हीरो मोटोकॉर्प, टाटा स्टील और साथ ही ब्रिटानिया के नंबर्स अभी भी आने बाकी हैं। निफ्टी से, एफएनओ स्पेस से जीसीपीएल, आईजीएल और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के भी नंबर्स आएंगे। ओरिएंट ग्रीन पावर यहाँ पर नतीजों के साथ साथ राइट शेयर जारी करने पर बोर्ड बैठक है। सफारी इंडस्ट्रीज की भी बोनस शेयर जारी करने पर विचार करते हुए नजर आएंगे। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व को इशू किए जाने वारंट्स की कीमत तय करने के लिए बोर्ड बैठक होती हुई दिखेगी। साथ ही सेलो वर्ल्ड इसका आईपीओ बंद होता हुआ नजर आएगा। यूएस की ऑफकोर्स फेड पॉलिसी है तो इस पर ध्यान रहेगा। जहां तक कल का सवाल है, निफ्टी से टाटा मोटर्स और अदानी एंटरप्राइजेज अपने नंबर्स घोषित करेंगे। साथ ही एफएनओ स्पेस से काफ़ी सारी कंपनियां हैं। चुनिंदा कंपनियों में बर्जर पेंट्स, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट्स, कॉनकॉर, डाबर स्टॉक्स शामिल हैं। वेलिएंट लैब 50% आईपीओ लॉक इन इसका खत्म हो जाएगा। साथ ही ग्लैंड फार्मा 20% शेयर्स लॉक इन वाले ये ओपन होते हुए भी दिखेंगे। होनासा कंज्यूमर इसका आईपीओ बंद होगा और एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा। एचयूएल, टेक महिंद्रा और कोफोर्ज का काउंटर। ओडीआई वर्ल्ड कप के लिहाज से भारत बनाम श्रीलंका ये मैच होने वाला है और बैंक ऑफ इंग्लैंड की भी पॉलिसी आती हुई दिखेगी। जहां तक शुक्रवार का सवाल है, निफ्टी से टाइटन, एफएनओ स्पेस से काफ़ी सारी कंपनियां हैं। एबी कैपिटल, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, स्कॉट्स, चंबल फर्टिलाइजर, इंटरग्लोब एविएशन जैसे स्टॉक शामिल है। गोदावरी पावर यहाँ पर नतीजों के साथ साथ शेयर विभाजन पर भी विचार होगा और सुवेन फार्मा का ओपन ऑफर भी बंद होता हुआ नजर आएगा। साथ साथ एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा। एशियन पेंट्स और एनटीपीसी का काउंटर। जापान के बाजारों में छुट्टी रहने वाली है और अक्टूबर महीने का यूएस का जो जॉब्स डेटा है वो भी आपके सामने आता हुआ दिखेगा। ओके, बहुत सारा एक्शन होने वाला है बाजार में। डेटा के लिहाज से, एक्शन के लिहाज से तो कोई कमी नहीं होगी। आज भी हम देख रहे हैं कुछ नंबर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, कुछ नंबर्स आपकी स्क्रीन पर अभी आपको आते हुए भी दिख रहे हैं। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन कौन से नंबर्स आ चुके हैं, कौन सी खबरें भी हैं आज बाजार के लिए। बिल्कुल, कई सारे नंबर्स आते हुए दिखे हैं, जिसमें सबसे पहले अगर आप बात करें सन फार्मा की, जहां पर आय लगभग 11% बढ़कर आई है। मार्जिन्स देखें 29.2% से कम होकर लगभग 26.4% पर आते हुए दिखे और मुनाफे में आपको 5% के आसपास की बढ़त दिखेगी। अंबुजा सीमेंट्स, यहाँ पर मुनाफा लगभग 140 करोड़ का जो मुनाफा था वो बढ़कर 645 करोड़ पर आता हुआ दिखा है, क्योंकि अन्य आय का भी यहाँ पे फायदा है। जो अन्य आय 39 करोड़ की थी वो बढ़कर लगभग 378 करोड़ पर आती हुई दिखी है। मार्जिन्स हमारा भी अनुमान उतना ही था, इंप्रूवमेंट दिखा है, 8.5% से इंप्रूव होकर 19.5% पर आते हुए दिखे हैं।
इंडिया सीमेंट्स, इनका घाटा 138 करोड़ का जो घाटा था वो अब कम होकर लगभग 81 करोड़ के आसपास का हो गया है। आय भी देखें तो थोड़ी घट कर आई है, 1250 करोड़ से घटकर लगभग 1220 करोड़ पर जो है आय आती हुई दिखी है। REC NII में लगभग 1.5% के आसपास की बढ़ोतरी है। मुनाफा अगर आप देखें 38% बढ़कर आता हुआ दिखा है। GNPA QOQ आपको कम होकर आते हुए दिखे हैं, 3.3% से कम होकर 3.1% पर आते हुए दिखे हैं। सारेगामा यहाँ पर मुनाफा लगभग 46.5 करोड़ से बढ़कर 48 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। मार्जिन्स में भी आपको बढ़ोतरी दिखेगी, 30.3% से इंप्रूव होकर लगभग 35% पर आते हुए दिखे हैं। सेरा सैनिटरीवेयर यहाँ पर अगर आप बात करें तो मुनाफा लगभग 12-12.5% के आसपास बढ़कर आता हुआ दिखा है। आय में भी आपको लगभग 10% के आसपास की जो है यहाँ पर आपको बढ़त आती हुई दिखेगी। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स आय 3% बढ़कर आई है। मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट है, 8.8% से इंप्रूव होकर 9.1% पर आते हुए दिखे हैं। अजमेरा रियल्टी आय लगभग 22% गिरकर आई है। मार्जिन्स भी गिरकर आते हुए दिखे हैं, 29.9% से गिरकर 25.7% पर आते हुए दिखे हैं। मार्क्सन्स यहाँ पर ध्यान रखना है, मार्क्सन्स फार्मा पर, क्योंकि इन्होंने जर्मन हेल्थ अथॉरिटीज़ ने वर्ना यूनिट की जांच पूरी की है और कोई आपत्तियाँ जारी नहीं की है। M&M फाइनेंस SBI के साथ को लेंडिंग करार किया है। और अंत में एक ही ब्लॉक डील है, फोर्टिस हेल्थ केयर 10 लाख शेयरों के कई सौ दे। बस एक ही Yes. इतनी कम क्यों? सर आज पता नहीं कमी है सर। ओह आज पता कम है, चलो अच्छा है। और कुशल में थोड़ा लेट हो गया, सॉरी। थैंक यू सर। हाँ फिगर सारे बता दिए ना सर? जी सर, पूरा बता दिया। दीप सारे बता दिए। मैं अगर आपको पूछूं तो आपको पता तो रहेगा ना। मैं वैसे रिफ्रेश कर दूं, कल है मैच इंडिया कल श्रीलंका, मैच। उस पर जो पूछना है क्वेश्चन सब तैयार करके अच्छा कुशल बताइए क्या क्या आपको नहीं आता उस मैच से रिलेटेड? वो जो आप पूछेंगे वो मुझे नहीं आएगा, ये तो पता है। ओके तो चलिए फिर तो पूछेंगे बस ये पूछ लो, इंडिया पहले बैटिंग करेगा या सेकंड? मैं चाहता हूँ सेकंड। सेकंड हम सब चाहते हैं। मैं चाहता हूँ सेकंड बैटिंग करे। उसके दो रीज़न है। एक तो हमारा चेज करके जीतने का ट्रैक रिकॉर्ड ज़्यादा बढ़िया है। दूसरा क्या है कि गर्मी में कौन मैच देखेगा, एग्जैक्टली है ना। आराम से थोड़ा ठंडक हो जाएगी तो सेकंड इनिंग में तो देखने जा सकते। फर्स्ट इनिंग में जाना तो भारी काम है और शो भी करना है 2 बजे। तो सेकंड का ही ऐसा कुछ करें, ऑन लोकेशन थोड़ा एंकरिंग करें। नहीं संभव ही नहीं है, इम्पॉसिबल। सारे जैमर्स लगे रहते हैं वहाँ पे, नेटवर्क ही नहीं पकड़ता। नेटवर्क नहीं पकड़ता है। पूरे स्टेडियम में आपको हार्डली कोई थोड़ा बहुत कभी कभार आ जाए कर जाए, और फ़ोन पे बात कर लो उतना ठीक है, बाकी इंटरनेट वाला तो डेटा नेटवर्क तो मामला ही नहीं है। हाँ, कोई भी स्टेडियम में तो बहुत मुश्किल काम है। तो ऐसे ख्याल लाओ भी मत, आप अपने दिमाग में अपने यहीं से करना है काम, अपने जो भी करना है। बस सेकंड इनिंग होगी तो थोड़ा आनंद ज़्यादा आएगा। आइए इस बीच बढ़ते आगे, एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ तैयार है। और देखिए महानुभाव, देखिए आशु जी, बंसल जी बैक इन एक्शन, सुमित जी तैयार हैं, और हमेशा की तरह थोड़े से कुणाल जी लेट हैं, हिमांशु गुप्ता जी भी आ चुके हैं, सचिन जी और जय ठक्कर। जय शो की शुरुआत में से, शुरुआत में एकदम ये सब ठीक तो है, क्या बात है, बड़े बड़े सरप्राइज आ रहे हैं आज, क्या बात है, वेरी नाइस। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं बिगुल के साथ, आशु सर के लिए स्विंग के सुल्तान आशु मदान। स्वागत है आपका आशु सर, गुड आफ्टरनून। बताएं सर अपनी तरफ से स्ट्रेटजी और स्प्रेड भी। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी देखिए, मार्केट में ना दम नहीं दिख रहा, मार्केट में मजा भी नहीं आ रहा, मार्केट में कोई बहुत ज्यादा अनिल जी, मतलब अगर आप बोले ना स्टॉक्स में लॉन्ग और शॉर्ट 2-2.5% का कोई ट्रेडिंग मूव निकाल लें, जल्दी से बुक कर लें, तो अनिल जी बहुत ही बोरिंग और लैकलस्टर मार्केट है। और सबसे बड़ी बात है अनिल जी कि इतनी अच्छी करेक्शन के बाद भी जो बाउंस बैक आया, वो जो पहला एक पड़ाव था 19,200 के लगता था वहां पे आना चाहिए, वो बस टच एंड गो किया और अनिल जी आधे घंटे के लिए सर्वाइव नहीं किया। तो दैट मीन्स के ऊपर का घर तो अनिल जी मतलब अभी पैक्ड है और इतने चांसेस नहीं लगते कि ऊपर जाएगा। सेकेंडली अनिल जी जो 18,800 की एक्सपायरी के बाद से जब बाउंस आया, इट वाज मोर इंडेक्स स्पेस, उसमें स्टॉक का पार्टिसिपेशन बहुत ही लिमिट था। एक रिलायंस ने एक रिकवरी की है, पर 1-2 स्टॉक्स को अगर छोड़ दें तो कोई बहुत ज्यादा निजी स्टॉक के अंदर पार्टिसिपेशन नहीं है। जो एक ब्रॉड बेस्ड रैली या रिकवरी भी अभी साइट में नजर नहीं आ रही है। छोटी छोटी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ रही है। और जी वोट तो एक वो जो बिल्कुल स्क्रीन पे टीवी पे साथ में बैठ के वो काम कर रहा है, उस तरह का काम होता है, थोड़ा मुश्किल भी होता है, सब नहीं कर सकते। तो अगर कोई स्ट्रैटेजी की बात करें तो बहुत ज्यादा नहीं है। अब अनिल जी मैं जो अभी अगले हफ्ते के लिए एक प्रोटेक्टिव पुट स्ट्रैटेजी है 19,000, मतलब जो पिछला हमने लो देखा 18,800 के आसपास, मुझे लगता है कि उसके चांसेस
फिर बने हुए हैं, मतलब चाहे वो जियोपॉलिटिकल टेंशन कह लें या हमारे जो अपने नंबर्स है, क्योंकि रिकवरी में भी अनिल जी अगर 300 पॉइंट 350 400 पॉइंट की निफ्टी की रिकवरी हुई और उसमें शॉर्ट कवरिंग आई ही नहीं, मतलब जिस तरह से लॉन्ग शॉर्ट रेशियो में एफआईएस की देख रहे हैं या बाकी चीजें देख रहे हैं, उसमें शॉर्ट कवरिंग आई नहीं। वो बाउंस बैक था, डेड कैट बाउंस था विद अ वेरी लिमिटेड पार्टिसिपेशन ऑफ वेरी फ्यू स्टॉक्स। तो वो ब्रॉड बेस्ड नहीं अनिल जी, वो स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है एज ऑफ नाउ। तो अनिल जी अगले हफ्ते की स्ट्रैटेजी में 19,000 की एक पुट लेनी है, अगले हफ्ते की 9 नवंबर की एक्सपायरी की 18,800 की 2 पुट बेचनी है। ये इस स्ट्रैटेजी की कॉस्ट है अनिल जी सिर्फ 10 रुपए। मैं फिर रिपीट करता हूं अनिल जी, 19,000 जो कि हम 19,000 के आसपास ही चल रहे हैं, अभी भी टूट गया था दिन में एक बार। 19,000 की एक पुट लेनी है, 18,800 की 2 पुट बेचनी है, इसकी कॉस्ट है सिर्फ 10 रुपए। अगर चला जाता है तो अनिल जी पोर्टफोलियो पड़े हैं, सब कुछ ठीक है, चलता रहेगा। नीचे कहां तक सेफ है अनिल जी? 18,600 तक। मुझे लगता है कि 18,800 दोबारा टेस्ट कर सकता है, एक बीच में डिप आ सकता है और सेकेंड हाफ ऑफ दी मंथ में तो अनिल जी और भी देखते हैं कि किस तरह से पैन आउट होता है। अभी कंफर्ट नहीं आ रहा एज ऑफ नाउ। तो ये स्ट्रैटेजी अनिल जी जरूर रखनी चाहिए। प्रोटेक्टिव पुट अगर 18,800 के आसपास आ गई निफ्टी तो अनिल जी 10 रुपए 200 रुपए बन जाएंगे। मतलब ये 200 तो एक्सट्रीम अनिल जी बेस्ट केस सिचुएशन है, बट ये 10 के 50 60 5-7 गुना पैसे हो सकते हैं और ये प्रोटेक्टिव पुट स्ट्रैटेजी है। लॉस कहां पे होगा आपको? अगर 18,600 ब्रीच कर जाता है, वो लगता नहीं है। तो अनिल जी एक तो ये निफ्टी का स्प्रेड है, बाकी अनिल जी जैसे मैंने और स्टॉक्स के भी हैं सर। हाँ अनिल जी स्टॉक का स्प्रेड है। उससे पहले अनिल जी एक अपडेट जो मैं भी अपनी कमेंट्री में दे रहा था अभी अनिल जी, मैं आज आपके 2 एग्जांपल देता हूं आपको। हमने परसों L&T की बाय कॉल दी थी 2935 में। अनिल जी आज मतलब वो जिटरी लग रहा था कि मार्केट से पहले ही ट्वीट करके सबको बोल दिया कि गैप अप पे बेच देना, फिर 1970-75 आया कि बिल्कुल बुक कर लीजिए। अनिल जी आधे घंटे में 2975 से 2900 का सेलर बन गया अच्छे रिजल्ट के बाद। भारती में देखिए अनिल जी कि मतलब वो नीचे जाके नीचे खुला और वापस 15 पॉइंट की रिकवरी हो गई, अभी भी उसी नैरो रेंज के अंदर है। तो अनिल जी जो मतलब आप ये देखिए कि अपॉर्चुनिटीज इतनी कम है कि रिजल्ट या उसी से रिलेटेड तो लिमिटेड स्टॉक्स के अंदर है, उसमें पार्टिसिपेशन ज्यादा है और कैसे 10-10 आधे घंटे के अंदर अनिल जी कैसे सिनेरियो चेंज हो गया। एंड ऑफ द डे वो मतलब कल मंडे से भी नीचे आके L&T खड़ा हो गया। तो अनिल जी ये मतलब ऐसी मार्केट है ना, ये बहुत फास्ट है, हर एक के लिए टाइमिंग करना मुश्किल है और इतनी जल्दी इन एंड आउट करना मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि पोजीशन लाइट रहनी चाहिए। और एक अनिल जी स्टॉक स्प्रेड और है। बिल्कुल, तो आपके पास आ रहा हूँ, 2 मिनट इंतजार करें आशु जी। अपने कतार और क्रम का निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरार का। स्वागत है आपका नितिन जी, बताएं सर। अनिल जी यहाँ पे 19,050 की पुट ऑप्शन लेंगे, 82-83 में मिल रही है। 19,050 की पुट ऑप्शन 83 में मिलेगी, जिसका टारगेट होगा फर्स्ट टारगेट 105 और उसके ऊपर 120, स्टॉप लॉस बनेगा 50 का। और दूसरा ट्रेड होगा बैंक निफ्टी की हम लेंगे 42,700 की पुट ऑप्शन 60 में, 42,700 की पुट ऑप्शन 60 में, जिसका स्टॉप लॉस बनेगा आपका 15 रुपए का, यानी 60 में ले रहे हैं, 15 का स्टॉप लॉस, टारगेट बनेंगे 120 के, यानी ये पुट डबल हो सकती है। तो हम निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की पुट ऑप्शन ले रहे हैं। के तो 2 पुट ऑप्शन खरीदने की राय आपके लिए आती हुई इस वक्त नितिन जी की तरफ से 42,700 का पुट ऑप्शन खरीदें 60 रुपए के आसपास, 15 का स्टॉप लॉस और इसके टारगेट भी आपकी स्क्रीन पर अभी सामने आ जाएंगे। और निफ्टी में 19,050 का पुट ऑप्शन खरीदे तो ऐसे में 50 का स्टॉप लॉस, 105 से 120 के टारगेट के लिए। एक बार जरा इनके टारगेट फिर से पूछूं, बैंक निफ्टी के नितिन जी टारगेट्स क्या दे रहे हैं आप इस पुट के? का टारगेट 120 का, 42,700 की पुट ऑप्शन 60 में है, 15 का स्टॉप लॉस, 120 और 120 के ऊपर निकली तो 150, यानी 120 से 150 का। परफेक्ट। तो ये है नितिन जी की तरफ से 2 बेहतरीन स्ट्रेटजी। आशीष जी और नितिन जी दोनों को थोड़ा सा माहौल मंदी की तरफ नजर आ रहा है। पुट ऑप्शन की स्ट्रेटजी यहाँ पर आपके लिए आती हुई दिख रही है, ये है आपके लिए इस वक्त आता हो। ओके, आइए कुणाल जी और राकेश जी तैयार हैं स्पेशल पिक के साथ बिगुल। एक तो सुबह के सत्र में अनुपस्थित रहने के बाद आशु जी का, माफ कीजिएगा, बंसल जी का वापस से लौटना स्पेशल है। दूसरा स्पेशल कुणाल जी का काफी लेट आना। तीसरा स्पेशल जो है वो है ये पिक जो अब आपके सामने आ रही है। बताएं सर। अनिल जी गलती से सुप्रभात करने लगा था अनिल जी, थैंक यू वेरी मच अनिल जी, लेकिन मैं अनिल जी दोपहर को मिस आया नहीं,
बट अनिल जी जी बिजनेस पूरा देखा अनिल जी, वॉल्यूम पूरी ऑन करके मतलब कि एक्स्ट्रा वॉल्यूम करके बाहर वाले को भी सुना रहा था। हाँ। और अनिल जी एक चीज और स्पेशल है इसमें, जो भी आशु जी बोल रहे थे ना कि मजा नहीं आ रहा, तो आशु जी के मजे के लिए जो स्पेशल पिक है अनिल जी, मैंने भी 2 लाइनों की कमेंट्री ऐड कर दी है और इसमें ROC ROE वगैरह ऐड नहीं करा है। हाँ। तो ये जो स्पेशल पिक वाला स्टॉक है ये है जी एंटरटेनमेंट। अनिल जी काफी लोग काफी समय से इसमें बड़े अपमूव की अपेक्षा की वेट कर रहे हैं, तो इसमें वीकली चार्ट्स पर डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्लैग पैटर्न से ब्रेकआउट हो रहा है, 370 400 की तरफ जा रहा है। वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लोबल कंटेंट प्रोवाइडर की कंपनी है जी एंटरटेनमेंट, 1 मिलियन प्लस पीपल इसके मतलब कि कस्टमर हैं, 48 डोमेस्टिक 41 इंटरनेशनल चैलेंज है, अक्रॉस 20 प्लस लैंग्वेजेस में आता है, प्लस 5000 प्लस मूवीज के टाइटल्स है, हाईएस्ट मार्केट शेयर है 36% ऑफ इंडियन टेलीविजन मार्केट। इसके अंदर एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए एक बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरह का मोमेंटम बना है, जिस तरह के लेवल्स टूटते हुए नजर आ रहे हैं, हमें लगता है कि इसमें एक शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू अगर आप रखें तो स्टॉक में जबरदस्त अपमूव की संभावनाएं। बहुत समय से स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है, ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर दिख रहा है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो 265 रुपए पर एक स्टॉप लॉस रखकर बाय करें। पहला टारगेट 285 रुपए का, 285 का, इवेंचुअल टारगेट 300 रुपीज का, तो 300 रुपए के शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए जी एंटरटेनमेंट में हमारी खरीदारी की राय है। और अनिल जी जो आपने बात कही, अनिल जी मैं थोड़ा लेट आया। अनिल जी किस्मत ऐसी है कि जिस दिन अनिल जी मैं थोड़ा सा लेट हो जाता हूं उस दिन आप जल्दी कार्यक्रम शुरू कर देते हैं, जिस दिन मैं अनिल जी समय से पहले आता हूं उस दिन आप आराम से अनिल जी 2:25 पर शुरू करते हैं। तो अनिल जी ये फर्क हो जाता है, तो इसमें किस्मत साथ नहीं दे रही है। नहीं, कार्यक्रम तो हमेशा सही सही शुरू होता है, मैं शुरू करूंगा या दीप करे, कार्यक्रम तो सबसे सही। लेकिन फिर भी आप देर से आए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आप दोनों ने अनिल जी आप जी 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 नहीं, आप अनिल जी मुझ तक पहुंचते हैं 2:25 पर अनिल जी कई बार। अच्छा, और मैं वैसे पहुंच जाता हूं यहाँ पर 2 बजे। आज अनिल जी थोड़ा 2:05 हुई, आपने शुरू कर लिया तो आपकी बिगुल की फरमाइशें भी आई बीच बीच में, तो कई बार ऐसा भी हुआ 3 बजे तक आपने बोला ही नहीं कि हमें बिगुल की तैयारी है, तो हम आए नहीं। जी बंसल जी। नहीं अनिल जी, वो हमारी हिंदू शादियां होती है ना, उसमें फूफा जो होता है बड़ा फेमस होता है। तो अनिल जी कुणाल जी फूफे की जैसे अनिल जी कि अपने मिलने के टाइम पर ही पहुंचेंगे, उससे पहले भी तो अनिल जी चांस लग सकता है। ये अपनी मिलने वाले टाइम पर ही आते हैं, 2:25 2:26 के हिसाब से आते हैं अनिल जी। ऐसे फूफा लेट पहुंचे तो ठीक है, नहीं तो शादी में जल्दी पहुंच के मुंह फुला के बैठ जाए तो नाराज। लेकिन भाई तो लेकिन किसी ने आपने नोटिस किया ये जो रिकमेंड किया जी एंटरटेनमेंट बंसल जी ने, ये बहुत तगड़ा मतलब वन ऑफ द मतलब टफेस्ट सबसे मुश्किल चार्ट है जो ये पैटर्न पढ़ के निकाला। किसी ने नोटिस किया ये चीज़? आप में से किसी ने, कुणाल जी या फिर बाकी में से किसी ने नोटिस किया है कि ये जो चार्ट पे देखा है बंसल जी ने सबसे मुश्किल है? एनीबॉडी? किसी का कोई गेस? हिमांशु जी हाथ खड़ा कर। जी हिमांशु जी। बुलिश फ्लैग पैटर्न को डाउनवर्ड स्लोपिंग बुलिश फ्लैग पैटर्न। हाँ नहीं एक मिनट, आप तो पार्टनर हो, आपको तो पता ही होगा, बाकी छोड़ो ना इनके, एक मिनट जरा दूसरों को भी मौका दो। जी हिमांशु जी। गुड आफ्टरनून टू, पहले तो सभी को गुड आफ्टरनून। अनिल जी मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। बंसल जी अमूमन देखिए जब भी कभी कोई कॉल देते हैं तो पूरा कॉन्फिडेंस से कैमरे को देखकर बोलते हैं। आज उनका पूरा का पूरा ध्यान स्क्रीन पर था, इतना कंसंट्रेट होकर वो चार्ट पढ़ रहे थे। हाँ। कहीं कोई छोटी मोटी ट्रेंड लाइन मिस ना हो जाए। हाँ। तो बिल्कुल अनिल जी ये बहुत ही टफ कॉम्प्लिकेटेड चार्ट पैटर्न। नाइस ऑब्जर्वेशन, लेकिन आप थोड़े पहुंचे उस चार्ट पैटर्न के पास, लेकिन एग्जैक्टली नहीं। तो ये सबसे मुश्किल चार्ट पैटर्न इसलिए था कि आशु जी जरा गौर फरमाइएगा कि ये 5 अंग्रेजी के शब्दों से बना हुआ डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्लैग पैटर्न। अब डाउनवर्ड वैसे तो एक ही होता है, बंसल जी के हिसाब से मैंने 2 माना इसको, डाउन और वर्ड दोनों को अलग अलग किया है, बाकी तो 4 का है। तो ऐसे 5 अंग्रेजी के शब्दों को मिलाकर पिछली बार ऐसा चार्ट पैटर्न कुणाल जी अब आप बताएं कब देखा था बंसल जी ने? अनिल जी देखिए आज जो सवेरे बंसल जी नदारत थे अनिल जी उसकी भरपाई कर रहे हैं, और अनिल जी 1:30 बजे से मेरे पीछे पड़े हैं कि आज जल्दी आना, समय पर आना। तो अनिल जी मैं तभी समझ गया था क्योंकि आज सवेरे नहीं थे अनिल जी, इसलिए ज्यादा बोल रहे हैं। तो अनिल जी अभी ठीक हो जाएंगे। नहीं ठीक नहीं, चुस्त दुरुस्त बढ़िया फर्स्ट क्लास है। तो ये है आपके लिए जी एंटरटेनमेंट पर बंसल जी और कुणाल जी की तरफ से स्पेशल पिक के तौर पर राय आती हुई आई है। आइए सचिन जी तैयार है बिगल उनके लिए BTS डबल टी का। बताएं सर।
जी आई थिंक इन्होंने दो पैटर्न्स को यहाँ पर मर्ज किया है। आई थिंक उनको डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल बोलना था एंड फ्लैग फॉर्मेशन। आई थिंक मैं भी काफ़ी सहमत हूँ, काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है जी का, एंड जिस तरीके से इन्होंने विश्लेषण किया है काफ़ी बड़ी तेजी के लिए वेल पोजिशन है। एक मिनट सचिन जी एक मिनट, सचिन जी को दिखाओ फुल स्क्रीन पे, हम कोई भी नहीं, खाली सचिन जी दिखने चाहिए। और सब लोग जरा सचिन जी, ये मतलब अचानक से आप बहुत सीनियर एनालिस्ट हो गए या मतलब कुछ मतलब अपने स्टाइलिंग वैसे बालों के साथ आपने छेड़छाड़ की है? जी अनिल जी थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट चल रहा है। हाँ स्टाइलिंग करते अलग करिए ना। अच्छा, इसके पैसे भी दिए आपने बाल सफेद करवाने के? बाल नहीं काटने के। क्या बात कर रहे हो? हमारे तो बंसल जी तो कुणाल जी सब तो बाल काले करवाने के पैसे देते हैं, आपने सफेद करवाने के दिए? जी अनिल जी बाल नहीं काटने के पैसे दिए। अरे वाह जी। आशु जी कुछ सलाह देना चाहते हैं मुफ्त में? जी आशु जी। नहीं अनिल जी, मैं ही बोल रहा हूँ कि आप सचिन से चेक करिए, ये एक्सपेरिमेंट को पिछले हफ्ते से चल रहा है। हाँ। पिछले हफ्ते में ऐसे ही थे, नोटिस शायद आज आपने किया। नहीं हाँ, पिछले हफ्ते मुझे लगा कि शायद हो सकता है, मतलब तब स्टार्टिंग पॉइंट था, तो मैंने कहा कि हो सकता है कई बार होता है ना, बाल थोड़े बड़े हो जाए या थोड़े ग्रे होने लगे तो फिर ठीक है, 2-4 दिन का गैप हो जाता है। फिर मैंने कहा अब तो नोटिसेबल है, पूछना हमारा फर्ज है। बट अचानक से मुझे लगता है आपके कॉल्स की जो एक्यूरेसी लेवल है सचिन जी बहुत जबरदस्त बढ़ने वाली। जी सर बताएं। दिल जी यहाँ पर एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल से ही ब्रेकआउट दे रहा है, एंड जिस तरीके से ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर रहा है काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट से ही इसने एक रिवर्सल बनाया 4800 के बेस फॉर्मेशन से। तो मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे एक अच्छी मूव बन सकती है 5160 तक की। पोजिशनली जिस तरीके से ये पैटर्न प्लेस्ड है, इसका टारगेट लगभग अराउंड 5280 तक का है। तो खरीदारी करनी है कोफोर्ज के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस काफी छोटा लगाना है, बिकॉज अगर ये ब्रेकआउट फेल हो जाता है तो ऑटोमेटिकली ये प्राइस वापस इस पर्टिकुलर चैनल के अंदर ट्रेंड हो सकती है। सो स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 5010 पे लगाना है एंड खरीदारी करनी है कोफोर्ज के फ्यूचर्स में। पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 5280 का, बट इमीडिएट बेसिस से मुझे लग रहा है 5160 तक के भी स्विंग बन सकते हैं। ओके, कोफोर्ज में करें खरीदारी। राय सचिन जी के आपके लिए, राय जय टक्कर की भी ली जाए। जय का जैकपॉट है आपके लिए तैयार। बताइए जय। अनिल जी मेरी भी राय कोफोर्ज पर ही है। सचिन आगे निकल गए, बट कोई बात नहीं अनिल जी, बाल सफेद करवाने का पीछे अनिल जी कुछ ना कुछ तो अनिल जी फायदा होना चाहिए। तो आई एम ओके विद दैट। कोफोर्ज खरीदे अनिल जी, बिल्कुल खरीदे। 5200 तक के, 5250 तक के मेरे टारगेट से अनिल जी यहाँ पे स्टॉप लॉस 5000 का होगा। कोफोर्ज फ्यूचर्स डेफिनेटली एक फॉलिंग चैनल में से अर्ली चार्ट्स पर ब्रेकआउट दिया है, एक अच्छा पुल बैक हो सकता है। लास्ट वीकली चार्ट्स पर भी अगर आप देखें तो एक अच्छा लॉन्ग लेगेड डोजी फॉर्म हुआ था वहां पे, विच इज अ साइन ऑफ अ पॉज टेम्पररी। तो एक जो गिरावट हमें देखने मिली थी उसमें एक पॉज देखने मिला है। शॉर्ट टर्म इंडिकेटर्स में जी एक बुलिश डाइवर्जेंस भी देखने मिल रहा है। सो कोफोर्ज पर मेरी भी खरीदारी की सलाह है। ओके, कोफोर्ज ये है आपके लिए जय की तरफ से भी राय। और जय ने मान ही लिया है कि सचिन जी आगे निकले। कोई बात नहीं, सचिन जी आगे निकले, आप सहवाग की तरह नॉन स्ट्राइक एंड पर बिल्कुल डटे रहें, खड़े रहें। आइए इस बीच हम आशु सर के लिए एक बिगुल फिर से इनके सुल्तान आशु मैडम। बताएं आशु सर। अली जी एक और स्टॉक था काफी दिनों से, मतलब वो मेरी एक परपेचुअल अवॉइड कभी बाइंग करनी ही नहीं है उसमें, उस लिस्ट में था। थोड़ा उठा पटक, थोड़ा बोरिंग भी है, थोड़ा स्लो मूवर भी है। तो उसकी अली जी इस बार हम पुट स्ट्रैटेजी एक बनाई है। वो मुझे लगता है कि वो जैसे सैकड़ा चेंज होता है ना अली जी, 400 से 300, 300 से 200, तो अब मुझे लगता है कि वो 200 भी टूटने को तैयार है। मतलब लेकिन ऐसा स्टॉक नहीं है, मोमेंटम स्टॉक नहीं है, तो परेशान कर सकता है। स्टॉक है अनिल जी बायोकॉन। तो अनिल जी बायोकॉन की 225 के स्ट्राइक की पुट लेनी है इस महीने की। अभी महीना शुरू हुआ है, आज 1 तारीख की है और लंबा महीना है। और 210 के स्ट्राइक की एक ही पुट बेचनी है अनिल जी, 1:1। ये 6.5 रुपए में बनेगा। 225 में अगर 6.5 लगाऊं तो 219 के करीब आ गया। 220 का ही फ्यूचर चल रहा है। तो अनिल जी स्लो मूवर स्टॉक है। और ये मुझे लगता है कि अनिल जी अब ये जो नेक्स्ट जैसे आइडेंटिफाई करते हैं ना कि ये सैकड़े टूटने वाले,
तो ये एक ऐसा स्टॉक लग रहा है अनिल जी के जो चांसेस बन रहे हैं कि 200 रुपये भी टूट जाएगा। अब हो सकता है नवंबर में ना टूटे, दिसंबर में टूटे, या नहीं भी टूट सकता अनिल जी कि मतलब पता चले 250 रुपये हो गया तो अपनी क्या ले जाएगा, 6.5 रुपये ले जाएगा। तो अनिल जी अगर स्टॉक, अगर कन्विक्शन है या कुछ स्टडी है तो उसके बेसिस पे अटेम्प्ट तो करना है अनिल जी। तो मुझे लगता है कि अनिल जी बायोकॉन का पुट स्ट्रैटेजी नवंबर के लिए हाथ में रखनी चाहिए और चांसेस है अनिल जी के आगे पीछे करके इसका 200 का भाव टूट जाएगा। और अनिल जी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर इसमें बायोकॉन में कुणाल जी बहुत मतलब ट्रैक करते हैं, कुणाल जी राकेश जी दोनों ही करते हैं, अब दोनों से तो पूछ नहीं सकता, बट माई गो टू मैन इज कुणाल जी, अगर वो अपनी लिमिटेड इंटरवेंशन से थोड़ा सा बता दें। अगर आपको ज़्यादा कमजोरी वाली राय चाहिए तो बंसल जी से पूछो, थोड़ी कम कमजोरी वाली चाहिए तो कुणाल जी। बताओ कौन सी वाली चाहिए आपको? तो अनिल जी फिर बंसल जी के पास हैं। हाँ, तो बंसल जी ज़्यादा मुखर और प्रखर है इस स्टॉक की मंदी को लेकर। मेरे ख्याल से 450 रुपए से लगातार बंसल जी, यस सर, दोनों ऑफकोर्स दोनों, लेकिन थोड़ा जोर से बंसल जी बोलते हैं इस तरह के मामले। बिल्कुल जी बंसल जी फरमाएं। अनिल जी देखिए, चार्ट तो बिल्कुल खराब है, पहले टेक्निकल रहा है अनिल जी, चार्ट खराब है और यहाँ से बिल्कुल ये स्टॉक गिर सकता है, बट थोड़ा सा भी पुल बैक मिले 225-26 पर तो बेचना चाहिए और टेक्निकली 207-208 तक गिर सकता है। और अनिल जी जिस तरीके से आपने बोला, मैं खुल के बोलता हूँ, तो अनिल जी मेरे को बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। ये आशु जी पहले कुणाल जी के पास गए, आज कुणाल जी के 2 फैंस अनिल जी सुबह मिले थे, तो कुणाल जी के नहीं अनिल जी, इनके आशु जी के, और वो LNT की बात ही कर रहे थे कि नतीजे बढ़िया है। आशु जी ने 2-3 बार LNT रिकमेंड करा है, तो एक ने आशु जी के लिए आंवले का पैकेट और दूसरे ने रेड टाई शाम को घर पे डिलीवर करने के लिए बोला है। तो अनिल जी अब ये दोनों चीजें मैं ही रख लूंगा, आशु जी कुणाल जी से अपने आप ले ले। अब आप दोनों आशु जी ये सब जो भी ये गिफ्ट के नाम पे आपको दे रहे हैं, आंवले का पैकेट, पहले फसाई में जाके उसकी फूड टेस्टिंग करवाना, अंदर आंवले हो कुछ और न मिला दिया हो, और टाई को बराबर किसी अच्छे से मतलब किस जो भी आप जिसे समझो उससे चेक कराना, कोई फंदा वंदा न बनाए। देखो मेरा काम, आपको मीडिया का काम है लोगों को जागरूक करना। अनिल जी अनिल जी देखिए, कोई भी मतलब एक तो वैसे राकेश जी बिल्कुल रख ले अगर कोई चीज हो, बट इंसिडेंटली अनिल जी इसमें मुझे कोई भी दुख नहीं है क्योंकि आंवला मैं खाता नहीं और टाई मैं यूज नहीं करता हूँ, पहनता नहीं, तो मेरी तरफ से बिल्कुल बंसल जी रखे और चलिए बढ़िया है। तो ये है आपके लिए। आशु सर, आर यू सेटिस्फाइड विद बंसल जी? नहीं तो फिर कुणाल जी से भी राय ले सकता हूँ बायोकॉन पर। बिल्कुल नहीं अनिल जी, बिल्कुल ठीक है। और हम भी जब इंटरनली बात कर रहे थे तो अनिल जी थोड़ा सा पुल बैक का था कि 225 के अराउंड बेचना बेटर है, बहुत सही लेवल बोला। उसीलिए अनिल जी इस पुट का स्प्रेड बनाया कि अगर थोड़ा ऊपर भी चला गया तो हमने नीचे की बेची भी हुई है। अब इतना टाइम नहीं कर सकते, पुल बैक आएगा नहीं आएगा, तो अनिल जी ट्रेड तो करना ना। मैंने जैसे आपको बोला अनिल जी, अपॉर्चुनिटी जितनी कम है और ऐसी अपॉर्चुनिटीज आ रही है अनिल जी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अब ये LNT में जब राकेश जी ये बात कर रहे थे तब आंवले का पैकेट और टाई मिल गई, और अगर आधे घंटे बाद ये घर आ गए होते और तब मिल गए होते तो आंवले का पैकेट भी ले जाता वो आदमी और टाई भी ले जाता, क्योंकि वो 50 रुपए नीचे आ गया था। तो अनिल जी ऐसी मार्केट में ना तो उस वक्त काम करना सबके लिए आसान नहीं होता, इसीलिए स्ट्रैटेजी ऐसी बनाई है कि महीने की स्ट्रैटेजी है, आराम से शांति से रखे, क्योंकि हर आधे एक घंटे में जिस तरह की चीजें हो रही है और बहुत नैरो रेंज में हो रही है अनिल जी, मतलब मजा नहीं आ रहा। मतलब ऐसा ना कि कोई भी स्टॉक आज मुझे आप देखो स्क्रीन पे अगले एक हफ्ते में 2-2.5% से ऊपर जाते की मूव दिखती है, ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आ रही। तो इस सेंस में मैं बोल रहा हूँ अनिल जी। और ऐसे में क्या होता है जैसे हम जैसे लोग हैं जिनको कंपल्सिव ट्रेडिंग करनी है, टर्मिनल के आगे बैठना है, टीवी के आगे बैठना है, हर वक्त कुछ करना है क्योंकि हर वक्त कुछ लगता है और हर वक्त लगाना है, उनके लिए अनिल जी भी ट्रेडिंग बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि फिर वो कुछ नहीं निकलता तो फिर वो जबरदस्ती का ट्रेड हो जाता है और वो जब भी मूवमेंट पकड़ के बढ़ जाती है तो लॉस हो जाता है। तो ऐसे में अनिल जी कुछ ट्रेड ये ढूंढने चाहिए कि तो बहुत कम कर देना चाहिए, मजा नहीं है अभी मार्केट में। चलिए बढ़िया है ये आपके लिए राय बायोकॉन पर। आइए बढ़ते आगे और वक्त है DII पिक का, दिवाली इन्वेस्टमेंट आइडिया। मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया जी की पिक सुन लीजिए, देख लीजिए। मेरा दिवाली इन्वेस्टमेंट पिक है पेटीएम। पेटीएम पिछले कुछ महीनों से हाई टॉप से हाई बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है, सपोर्ट्स ग्रेजुअली ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, स्टॉक की मूविंग एवरेजेस को होल्ड कर रहा है और जिस हिसाब से प्राइस स्ट्रक्चर बना है यहाँ पे लगभग 15-20% की रैली बननी चाहिए, तो पेटीएम को खरीदारी की सलाह करेंगे। 850 का सपोर्ट है, ऊपर में लगभग 1020 से 1050 तक का टारगेट ये स्टॉक आने वाले कुछ महीनों में छू सकता है।
पेटीएम 1050 तक के टारगेट के लिए करे खरीदारी। वक्त है सेठी साहब से मुलाकात करने का। सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सुस्वागतम सेठी साहब, बताएं सर आज क्या है इरादा? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, 2 स्टॉक्स कैश मार्केट के जिनमें खरीदारी करने की सलाह। पहला बताएं सर। अनिल जी, आज का जो पहला स्टॉक है एक ऐसे सेक्टर से है जो इस पिछले कुछ दिनों की गिरावट में भी एक स्ट्रेंथ वाला सेक्टर था। सेक्टर है रियल एस्टेट का, और हमने रिसेंटली देखा डीएलएफ के भी नतीजे आए, नतीजे तोड़फोड़ थे, स्टॉक भी कमाल कर रहा है। और अभी थोड़ी देर पहले चर्चा भी हो रही थी कि 15 साल के हाईएस्ट लेवल पे डीएलएफ ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है इस सेक्टर से फिनिक्स मिल्स लिमिटेड, जो फिनिक्स लिमिटेड नाम से एनएससी का टिकर है, 1890 के लेवल्स पे अभी ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक में आज खरीदारी करनी चाहिए। ये भारत की एक लीडिंग रियल एस्टेट कंपनी है जो कि मेनली रिटेल मॉल्स को डेवलप करती है, ऑपरेट करती है। जो मुंबई में पैलेडियम मॉल है वो भी यही कंपनी ऑपरेट करती है, जो फिनिक्स मिल्स भी है, या फिनिक्स आर सिटी मॉल भी है कुर्ला में। तो ये सब मॉल्स इनके हैं। पूरी इंडिया में अराउंड 65 लाख स्क्वायर फीट का रिटेल स्पेस ये मैनेज करती है। 10 मॉल्स हैं इनके 8 डिफरेंट सिटीज में, और बहुत ही एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रही है। पिछले क्वार्टर में देखेंगे तो पुणे में एक मॉल ऑफ द मिलेनियम इन्होंने शुरू किया है, फिर इंदौर में फिनिक्स सिटाडेल, फिर अहमदाबाद में फिनिक्स पैलेडियम। ये 3 मॉल्स तो पिछले 2 क्वार्टर में चालू किए हैं। और अभी हाल ही में 20 अक्टूबर को इन्होंने बेंगलोर का सबसे बड़ा मॉल फिनिक्स मॉल ऑफ एशिया नाम का एक मॉल है जो लॉन्च किया है। ग्रैंड ओपनिंग हुई है उसकी इस 20 तारीख को, 20 अक्टूबर को, और 13 एकड़ पे ये मॉल बना हुआ है। और जितने लीडिंग इंटरनेशनल लग्जरी ब्रांड्स हैं सब यहाँ पे है। फिर जारा का भी, होम फर्स्ट का जो जारा होम्स करके जो ब्रांड है उसका पहला स्टोर भारत में इसी मॉल में खुला है। और बाकी इसके अलावा रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज भी का कंस्ट्रक्ट करती है, जैसे कई सिटीज में मुंबई, पुणे, बेंगलोर, चेन्नई, इन सब सिटीज में इनके रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज के कंस्ट्रक्शन का काम है। और हॉस्पिटैलिटी में भी है, सेंट रेजिस मुंबई यही कंपनी रन करती है। फिर कोर्टयार्ड मैरियट है आगरा में, वो भी इनका ही होटल है। और जबरदस्त ऑक्यूपेंसी लेवल्स है, टैरिफ रेट जबरदस्त है इन सब प्रॉपर्टीज के, तो उसका भी फायदा दिखना चाहिए। और इस कंपनी के इस तिमाही के नतीजे नहीं आए हैं, जो कि जब कभी आएंगे मुझे लगता है इस तिमाही के बहुत ही अच्छे रहेंगे, जिस तरह से बाकी कंपनियों ने अपने नतीजे पेश किए। और FIs DIs भी अराउंड 48% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें सभी नामी गिरामी नाम है, जैसे नोमुरा है, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, DSP, इन्वेस्को वगैरह। तो ऑल इन ऑल एक बहुत ही दमदार क्वालिटी का एक रियल एस्टेट स्टॉक है जिसमें खरीदारी करने की सलाह। फॉर शॉर्ट टर्म टारगेट ऑफ 1960, स्टॉप लॉस ऑफ 1850। मिल्स ये है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय है। आज का पहला स्टॉक सेठ साहब की तरफ से। सर बताएं दूसरा भी। अनिल जी, आज का जो दूसरा स्टॉक है, स्टॉक का नाम है केफिन टेक्नोलॉजीज, जो अभी 448-449 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ये भी एक लीडिंग टेक्नोलॉजी ड्रिवन फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म है। ये आजकल हम देख रहे हैं जितने भी डीमटेरियलाइजेशन से रिलेटेड स्टॉक्स है, जैसे जो अग्रणी है इसमें CDSL, उसमें भी एक धुआंधार तेजी चल रही है। और उसी तरह का बेनिफिट इस कंपनी को भी होता है, बिकॉज ये RTA सर्विसेज प्रोवाइड करती है, मतलब सभी सेगमेंट को कैटर करती है। जितने AMCs है, जैसे म्यूचुअल फंड्स है, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, वेल्थ मैनेजर्स, पेंशन फंड्स, सबके लिए काम करती है। फिर इन्वेस्टर्स के लिए भी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने का काम करती है। भारत की सबसे बड़ी इन्वेस्टर सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। और जितने कॉर्पोरेट्स, अराउंड 5000 से ज्यादा लिस्टेड और अनलिस्टेड कॉर्पोरेट्स के लिए ये सर्विसेज मुहैया कराती है। फिर जो नेशनल पेंशन सिस्टम है उसकी भी जो सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसीज 3 ही कंपनियां करती है, उसमें वन ऑफ द 3 कंपनीज ये भी है। और इंटरनेशनली भी प्रेजेंट है, मतलब मलेशिया, फिलीपींस, हांगकांग, सिंगापुर, वहां के भी कई लीडिंग AMCs के लिए ये अपने सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और हाल ही में जो गाइडलाइंस आए जिसमें सरकार ने एक डेडलाइन फिक्स करी है प्राइवेट कंपनीज को भी अपने शेयर्स डीमैट करने की, तो उसका एक बड़ा फायदा जितनी डीमैट वाली कंपनियां हैं, जितने ये रजिस्टर्ड ट्रांसफर एजेंट्स है, ये केफिनटेक टाइप की कंपनियां, इन सबको उसका बड़ा फायदा होना चाहिए। फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आर क्लोज टू 38%, रिटर्न ऑन इक्विटी इज 22%। और सितंबर तिमाही के नतीजे आ गए, नतीजे बहुत ही दमदार थे। 47 करोड़ के पैट के सामने 62 करोड़ 62 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया इस सितंबर क्वार्टर में। और FIs DIs भी अराउंड 31.5% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें गोल्डमैन सैक्स है,
कोटक, आईसीआईसीआई प्रू, एक्सिस, ये सब ओन करते हैं अच्छे फंड्स। मुझे लगता है ये स्टॉक भी अच्छा करेगा। ये जो बाजार की गिरावट है, एक मौका है इस स्टॉक में खरीदारी करने का, और मेरा इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट है 475 का, स्टॉप लॉस रखना है 440 का। ओके, तो ये है आपके लिए के फिनटेक, यहाँ पर करिए खरीदारी और साथ ही खरीदारी करके चलिए। फिनिक्स में 2 काउंटर्स आ रहे हैं सिटी साहब की तरफ से। इस बीच अनिल जी, जीएसटी कलेक्शन डाटा अच्छा है अक्टूबर में, 2.25 लाख करोड़ का करेक्शन, हाईएस्ट होना चाहिए, वन ऑफ द हाईएस्ट है, इफ नॉट द हाईएस्ट। 1,72,000 करोड़, 1,72,000 करोड़ के ऊपर मुझे याद तो नहीं आ रहा कि पहले कभी हुआ है, ऐसा लग तो नहीं रहा। फिर भी लेट्स सी, विल चेक द रिकॉर्ड्स, बट बड़ा जीएसटी कलेक्शन आता दिखा अक्टूबर के महीने में, अच्छी खबर। आई थिंक अप्रैल 2023 में 1,87,000 करोड़। अच्छा, वो मार्च का काफी वो होगा ना, वो लास्ट महीने वाला जो बचा रहता है, ओके। बट मेरे ख्याल वन ऑफ द हाईएस्ट है नॉर्मल मंथ में, ये सेकंड बेस्ट होना चाहिए। 1,72,000 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन ये आपके लिए आता हुआ दिखा, वंडरफुल, बहुत बढ़िया आपका, बिल्कुल सर। चलिए, इकोनॉमी फ्रंट पर कोई वैसे परेशानी है नहीं, फेस्टिव सीजन भी चल रहा है, जीएसटी कलेक्शन आपका तगड़ा डेटा दिखा रहा है। आइए लेते हैं अब अनिल जी से 2:30 बजे की मार्केट स्ट्रैटेजी। नरमी है सर, डाउ फ्यूचर्स 100 पॉइंट नीचे दिख रहा है। आज फेड की पॉलिसी आने वाली है, 50 पॉइंट नीचे आपका नैस्डैक फ्यूचर्स दिख रहा है। 2 दिन की वहाँ से तेजी हुई है, पिछले 2 दिन से डे हाई पर डाउ बंद हो रहा था। यूरोप में आपको ठीक कारोबार दिख रहा है, यूरोप में कोई परेशानी नहीं है। एशिया भी ज़्यादातर मजबूत है, इनफैक्ट ऑलमोस्ट सारे एशिया के बाजार आपके काफ़ी पॉजिटिव बंद हुए थे। हम थोड़ा नरम है, लगातार दूसरे दिन हम थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। कैसे देखना है सर इस एक्शन को? देखिए, शॉर्ट टर्म के लिहाज से थोड़ा सा दबाव इस वजह से कि आज़ाद फेड की अहम बैठक में जाने से 3 दिन पहले ऑलरेडी अमेरिकी बाजार हल्के नहीं होकर मजबूती के साथ बंद होकर जा रहे हैं, और शायद यही वजह कि आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आपको डाउ फ्यूचर्स में भी दिख रही है, और हमारे यहाँ भी कल जैसे कमोबेश सेशन दिख रहा है कि जहाँ खुले वहीं पर टॉप बनाकर शुरुआती 1 घंटे में वहाँ से हम नीचे आते हुए दिख रहे हैं। और सिमिलर फैशन में मिड कैप स्मॉल कैप शेयर दिन भर मजबूत रहने के बाद अब वो भी थोड़े थोड़े कमज़ोर होते दिख रहे हैं। सो आई थिंक वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन रखनी चाहिए। बचे हुए समय के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल वो है जहाँ पर आप अभी हैं 19,000 के पुट पर 1 करोड़ शेयर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। 19,000 के कॉल्स पर ही 85 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट भी है, तो दोनों ही तरफ यहाँ पर पुट और कॉल में 19,000 पर अच्छी पोजीशन बनी हुई है। 3 बजे तक अगर आप 19,000 के नीचे रहते हैं तो आपके लिए रिस्क खुल जाती है, तब 18,925 के आसपास आपका अगला बड़ा सपोर्ट होगा, यानी कि 75 पॉइंट की रिस्क खुलती है निफ्टी के लिए अगर 19,000 के नीचे आप बने रहते हैं 3 बजे के पहले। तो नहीं तो आप 19,050 19,075 तक आ सकते हैं, उसके ऊपर की जगह है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि 19,100 के कॉल ऑप्शन पे 1.5 करोड़ शेयर है, सो आपको अपसाइड पैक है। कहीं कहीं 19,050 19,100 में से ऊपर आप निकल नहीं पाएंगे। सो बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि 3 बजे तक आप 19,000 को होल्ड करके रखें। डाउ फ्यूचर सपोर्ट नहीं दे रहा है, टूटने का खतरा है, टूटे तो फिर आप 19,050 19,025 तक आ सकते हैं, ये ध्यान में रखिए। बैंक निफ्टी 42,700 के आसपास है, 42,500 42,600 के नीचे की डाउन साइड नहीं देख रहा मैं। ये इंटरेस्टिंग है बैंक निफ्टी में, क्योंकि 42,500 42,600 में अच्छी पुट राइटिंग होकर रखी है, करीबन 1.5 करोड़ शेयर दोनों ही स्ट्राइक प्राइस पर हैं। ऊपर में 42,700 42,800 पर भी अच्छी खासी कॉल राइटिंग होकर रखी है। सो मुझे लगता है दीप कि 42,700 42,800 जहाँ पर अभी आप ऊपर हैं, यहाँ पर आते ही प्रॉफिट बुकिंग आएगी। 42,500 42,600 आते ही यहाँ पर खरीदारी आएगी। तो 500 से 800 की रेंज को बैंक निफ्टी को ट्रेड करना है। तो फिलहाल यही है कि एक फेड की मीटिंग, दूसरा डाउ फ्यूचर्स की कमजोरी, ये आपको ज़्यादा खरीदने नहीं देगी, और बढ़ने के लिए आपके पास में कोई खास ऐसी वजह है नहीं, तो आराम से वेट एंड वॉच करें रेंज में। चलिए, रेंज में हम रहने वाले हैं, थोड़ा स्टॉक्स में रोटेशन आपको दिखता रहेगा, अदरवाइज कुछ ज़्यादा खास करने के मूड में है नहीं बाजार। आइए बात करनी है ऑटोज़ की। यहाँ पर हम एक्शन देख रहे हैं, कुछ ऑटो बिक्री के आंकड़े ऑलरेडी आ चुके हैं। एक बार कुशल से रिव्यू ले लेते हैं। आशु, कुशल बताएं किस तरह की सेल्स रही हैं अब तक, क्या ट्रेंड दिख रहा है? ट्रेंड वाइज देखेंगे तो ज़्यादातर कंपनियां जिन्होंने भी अभी तक नंबर्स डिक्लेयर किए हैं अच्छे नंबर्स ही दिख रहे हैं। इनफैक्ट जो अनुमान था उससे भी बेहतर साइड पर प्रदर्शन कुछ एक कंपनियों ने किया है। पर सबसे पहले टाटा मोटर्स की बात कर लेते हैं। नंबर्स मिले जुले देखने को मिले हैं। डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल्स करीबन 7% बढ़कर 48,637 यूनिट्स पर आए हैं। अनुमान 46,000 यूनिट्स का था, तो यहाँ पर तो पैसेंजर व्हीकल पर तो अच्छी बिक्री आती हुई दिखी है। हालांकि कमर्शियल व्हीकल यहाँ पर केवल 4% की ग्रोथ है। हमारा अनुमान 36,000 यूनिट्स का था, उसके मुकाबले 34,300
517 यूनिट्स कंपनी ने अक्टूबर महीने में बेचे हैं। बट दूसरी तरफ मारुति सुजुकी अनुमान हमारा था 1,93,100 यूनिट्स का, उसके मुकाबले 1,99,217 यूनिट्स कंपनी ने बेच दिए हैं। 19% की ग्रोथ यहाँ पर आती हुई दिखी है, कंप्लीट बीट ऑन एस्टिमेट्स है। साथ ही बजाज ऑटो ने भी काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है, टू व्हीलर स्पेस में 19% की ग्रोथ देखने को मिली है और साथ ही जो कुल सेल्स है वहाँ पर भी ऑलमोस्ट इक्वल लेवल की ही ग्रोथ आती हुई नजर आ रही है। हालांकि हमारा जितना अनुमान था उससे भी सिग्निफिकेंट बीट यहाँ पर बजाज ऑटो करते हुए नजर आ रहे हैं। हीरो मोटोकॉर्प नंबर्स यहाँ पर भी काफ़ी शानदार है, टू व्हीलर्स में 5,74,930 यूनिट्स कंपनी ने बेचे हैं। 26% की ग्रोथ यहाँ पर आई है, हमारा अनुमान करीबन 24-25% का था, तो यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन है। और M&M का भी अनुमान से बेहतर प्रदर्शन है। जो ऑटोमोटिव डिवीजन है इनका करीबन 32% की ग्रोथ वहाँ पर देखने को मिली है। 76,400 यूनिट्स के अनुमान के मुकाबले 80,600 यूनिट से ज़्यादा कंपनी ने बेचे हैं। ट्रैक्टर सेगमेंट भी ऑन द सरप्राइजिंग फ्रंट, जैसे कि हम बात कर रहे हैं हर महीने यहाँ पर ट्रैक्टर थोड़ा सा पॉजिटिव सरप्राइज देता हुआ दिख रहा है। 50,000 से ज़्यादा यूनिट्स कंपनी ने इस बार भी बेचे हैं। 46,200 यूनिट्स का हमारा अनुमान था। VCV स्पेस में भी 24% की ग्रोथ रही है, बेटर देन एस्टिमेट्स है। पर स्कॉट्स थोड़ा सा अनुमान से हल्के कमजोर है, आप कह सकते हैं। इन लाइन नंबर्स 13,205 यूनिट्स, 13,470 यूनिट्स का हमारा अनुमान था। तो ये पिक्चर बन रही है पूरे के पूरे ऑटोमोबाइल सेगमेंट की, जिन्होंने भी अभी तक नंबर्स डिक्लेयर किए। तो टू व्हीलर्स की परफॉर्मेंस बहुत दमदार, टू व्हीलर्स की बहुत दमदार। टू व्हीलर्स का परफॉर्मेंस आपको अच्छा दिख भी रहा है। ये है आपके लिए ऑटो काउंटर। शुक्रिया कुशल, ये ट्रेंड हमारे सामने रखने के लिए। आज वैसे ज़्यादा कुछ खास एक्शन दिख नहीं रहा है, चुनिंदा ऑटो स्टॉक्स में थोड़ा मूवमेंट आ रहा है, बट कुछ ज़्यादा खास एक्शन करने के मूड में दिख नहीं रहा है। नंदलेस ये एक स्पेस है, काफ़ी एक्टिव आपको होती हुई दिख रही है। कुछ और काउंटर्स जहाँ पर आपको एक्टिविटी अच्छी होती दिख रही है। ग्रैन्यूल्स आज सुबह इसकी बात भी हो रही थी, आई थिंक 2 बार रिकमेंड भी हुआ था चार्ट काउंटर में। कुणाल जी ने भी इसके बारे में बात की थी। कुणाल जी सुबह से अपने गेंस होल्ड कर रहा है और लेवल से और थोड़ा ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, जरा एक बार रिव्यू दें सर। ग्रैन्यूल्स आई थिंक आपका जो पहला टारगेट था 340 का, वो हिट भी हो चुका है, उसी के आसपास इस समय ट्रेड कर रहा है सर। देखिए और ऊपर जाने की जगह है बिल्कुल दीपांशु। चार्ट बहुत अच्छा है और काफ़ी बड़े करेक्शन के बाद वापस ट्रेंड रिजम्पशन के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। कुछ एवरेजेस के ऊपर भी आज ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि 355 360 के जो रिसेंट हाइज हैं उन लेवल्स की ओर ये स्टॉक बढ़ रहा है। जिन्होंने बहुत शॉर्ट टर्म के लिए इंट्राडे के लिए खरीदा है, प्रॉफिट बुक करना चाहिए। जो पोजिशनल बेसिस पर होल्ड कर सकते हैं, मुझे लगता है 355 360 के टारगेट के लिए बिल्कुल होल्ड करके चले और एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें। इसका दमदार कॉल बंसल जी, जो सुबह कुणाल जी ने दिया है ग्रैन्यूल्स पर अपनी खरीदारी की राय आपकी अनुपस्थिति में, कितना % क्रेडिट कुणाल जी को देनी है, बाकी आपको रखनी है? नहीं अनिल जी, 50% क्रेडिट है अनिल जी कुणाल जी का, 50% मेरा है अनिल जी। मैंने भी शीट पे नोट कर रखा है जो सेबी का कंप्लायंस होता है ना, कि क्या क्या रिकमेंड हुआ है। तो जब मैं अनिल जी नोट करता हूँ, चार्ट कॉर्नर का बिल्कुल बचता है, मैं नहीं भी होता हूँ या कुणाल जी नहीं भी होते हैं, तो अनिल जी वो तो यूनिवर्सल है, जब वो एब्सेंट होते हैं तो उनको भी 50% क्रेडिट मिलता है ठीक निकलने पर। तो 50% उनका है, 50% मेरा है अनिल जी। वो तो अरे एकेडमिकली वो ठीक है, लेकिन दिल से भी तो कुछ होना चाहिए ना एक्स्ट्रा। मतलब कुणाल जी ने इतना काम किया, आपका भी उन्होंने किया है, तो थोड़ा तो दिल बड़ा रखो बंसल जी। नहीं अनिल जी, दिल नहीं अनिल जी, फील गुड नाम की भी कोई चीज होती है अनिल जी। फील गुड नाम की भी चीज होती है अनिल जी। मैं तो इनको एडवांस में इन्फॉर्म करा था कि कल मॉर्निंग में नहीं हूँ, अच्छे से परफॉर्म करना है अनिल जी। पूरा मोटिवेट करके भेजा था इनको। बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। तो बंसल जी 50% क्रेडिट के साथ ग्रैन्यूल्स, बहुत ही बढ़िया एक्शन आ जाता हुआ दिखा है। सुबह की पिक ये रही है कुणाल जी राकेश जी की तरफ से। आज चार्ट कॉर्नर के घर पर बड़े एक्शन आया। अच्छा, कुणाल जी भी कुछ कहना चाहते हैं? जी कुणाल जी। अनिल जी मैं कह रहा हूँ कि अनिल जी क्रेडिट कितना भी किसी को दे दे अनिल जी, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा अनिल जी तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि अनिल जी काम तो वैसे भी 90% मैं ही करता हूँ, तो कोई खास अनिल जी फर्क नहीं पड़ा नहीं। हाँ 10% ही तो एक्स्ट्रा किया, ये बात तो सही है। बहुत बढ़िया। आइए हमारे साथ अभी नूपुर है बताने के लिए गोदरेज कंज्यूमर के नतीजों का अनुमान। आज ही नतीजे आने वाले हैं और उसके बाद हम सनी जी से जरा, सनी अग्रवाल साहब भी हमारे साथ जुड़ गए, तो उनसे भी राय लेंगे गोदरेज कंज्यूमर पर। पहले नूपुर आप बताएं क्या है अनुमान?
बिल्कुल सर, ऑपरेशनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रह सकता है गोदरेज कंज्यूमर के लिए, क्योंकि रॉ मटेरियल के प्राइस कम हुए हैं तो यहाँ पे एक बेनिफिट मिला है ग्रॉस मार्जिन और एबिटा लेवल पे आए देखे तो करीबन 5% से बढ़ गए 3570 करोड़ के आसपास की आती हुई दिखेगी। कामकाजी लेवल में 25% की ग्रोथ लेके चल रहे हैं, तो काफ़ी बेनिफिट यहाँ पे रॉ मटेरियल के प्राइस गिरने से कंपनी को मिलता हुआ दिखेगा। मार्जिन भी देखें तो 16% से सुधर कर इस बार 19% के आसपास आ सकते हैं और जो नेट प्रॉफिट होगा वो भी 21% से बढ़कर 435 करोड़ का हमारा अनुमान है। वॉल्यूम ग्रोथ देखें तो डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ करीबन 4% की यहाँ पे अनुमान लेके चल रहे हैं। पर्सनल केयर पोर्टफोलियो में कंपनी ने काफ़ी कुछ प्राइस करेक्शन लिए, जैसे कि दूसरी FMCG कंपनीज ने किया है, यहाँ पर भी कंपनी ने प्राइस करेक्शन लिए, प्राइस कट लिए, तो म्यूटेड रेवेन्यू ग्रोथ होगी, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ आपको 4% आसपास आती हुई दिख सकती है। ग्रॉस मार्जिन में सुधार की उम्मीद है। एयर फ्रेशनर्स में भी ग्रोथ रहने वाली है। हेयर कलर्स में हालांकि थोड़ी कमजोरी इस क्वार्टर में दिख सकती है, लेकिन जो नाइजीरिया की करेंसी डेप्रिसिएशन हुआ है उसका भी असर इंटरनेशनल कारोबार में दिखेगा। तो ऑपरेशनली क्वार्टर गोदरेज कंज्यूमर के लिए अच्छा रहेगा। परफेक्ट। तो ऑपरेशनली अच्छे नंबर आने की उम्मीद गोदरेज कंज्यूमर से कर सकते हैं। गोदरेज कंज्यूमर्स और साथ ही FMCG स्पेस पर एक बार जरा राय ली जाए फंडामेंटल। सनी अग्रवाल साहब हमारे साथ हैं। सनी जी बताएं। या डेफिनेटली अनिल जी, तो एंटायर FMCG स्पेस में हमने ये कॉमन ट्रेंड देखा है कि प्राइस डिफ्लेशन चल रहा है, क्योंकि कमोडिटी के दाम जो कम हुए हैं उसका एडवांटेज सभी कंपनीज ने कंज्यूमर को दिया है, तो कहीं ना कहीं प्राइस डिफ्लेशन देखने मिल रहा है। एट द सेम टाइम वॉल्यूम ग्रोथ सभी कंपनीज में इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन ही आ रही है, और एट द सेम टाइम ये कॉमेंट्री कॉमन है अक्रॉस द बोर्ड की जो अर्बन मार्केट से दे कंटिन्यू टू डू वेल, और कहीं ना कहीं रूरल मार्केट में एक ग्रीन शूट है और एक रिकवरी के साइन देखे जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि FMCG कंपनीज में देयर आर फ्यू कंपनीज, उनमें से गोदरेज कंज्यूमर है जिसका परफॉर्मेंस आफ्टर लॉन्ग टाइम एक काफी एक अच्छा इंप्रूवमेंट देखने मिलेगा। कंपनी ने दोनों साइड पे वर्क किया है, प्रोडक्ट साइड पे भी और कॉस्ट साइड में भी। तो मुझे लगता है कि एनीवे द फेयर वैल्यू ऑफ द गोदरेज कंज्यूमर इज अराउंड 1200 रुपीज, अगर 6 से 12 महीने का नजरिया है तो। इसके अलावा कल टाटा कंज्यूमर के नतीजा है वो भी मुझे लगता है कि स्ट्रीट से अनुमान से बेहतर ही है। वो भी एक अच्छी कंपनी है। बजाज कंज्यूमर है जो कि वैल्यूएशन फ्रंट पे भी काफी रिजनेबल है। एट द सेम टाइम उन्होंने भी जो अपना पोर्टफोलियो था, पहले सिंगल प्रोडक्ट कंपनी हुआ करती थी, रिसेंटली ग्रेजुअली नाउ दे आर डाइवर्सिफाइंग इनटू अदर प्रोडक्ट्स आल्सो। तो वो भी एक कंपनी वैल्यूएशन के लिहाज से काफी चीप लगती है बजाज कंज्यूमर। तो ये हैं कुछ FMCG कंपनीज या कंजम्पशन से जुड़ी कंपनीज जहाँ पर आपको एक्शन आते हुए दिख सकता है, बट मूव देखते हैं नंबर्स के बाद यहाँ पर आपको कैसी दिखेगी। इंटरेस्टिंग रहना चाहिए जहाँ तक गोदरेज कंज्यूमर की परफॉर्मेंस का। फिलहाल तो स्टॉक ऑफ कोर्स आपको थोड़ा कमजोरी के साथ ट्रेड करते दिख रहा है, बट कंजम्पशन स्पेस से एक और स्टॉक है जहाँ पर अच्छी मूव है और वो है ट्रेंट। यहाँ पर सुबह से ही बढ़िया ट्रेंड बना हुआ है और अभी भी अपनी गेंस होल्ड करके ही काउंटर चल रहा है, कोई परेशानी इस पर आई नहीं है। एक बार जय से ज़रा ट्रेंड के बारे में भी बात करते हैं। जय, आपके रेडार पर भी रहा है, रिकमेंडेशन भी आई थी। ट्रेंड जरा बताएं क्या करना है इस समय। 2-2.25% ऊपर डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है, 2200 का लेवल इसने क्रॉस कर लिया है। बहुत ही क्रूशियल लेवल दीप मैं कहूँगा जिसने क्रॉस किया। इनफैक्ट कल जब हमने इसके फ्यूचर्स रेकमेंड किए थे लगभग 2140-50 ये ऐसे कोई रेंज में, तो तब भी इम्पोर्टेंट लेवल पार किया था इसने। दैट वाज 2150, 2150 निकलना बहुत ज़रूरी था। आज जो हिसाब से 2200 के ऊपर निकला है दीप, फर्दर यहाँ पे मोमेंटम बनता हुआ क्लियरली दिख रहा है। 10 पर मेरे टारगेट ऊपर की तरफ है इमीडिएट बेसिस पर, वो 2270, 2300 के बनकर आ रहे हैं, और अब मुझे ऐसा लग रहा है 2150 जिसके ऊपर ब्रेकआउट दिया है, दैट शुड एक्ट एज अ वेरी क्रूशियल सपोर्ट। ओके, तो ये है आपको लिए ट्रेंड पर राय। अच्छी मूव आ रही है, डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है, देखते हैं यहाँ से आपको कैसा एक्शन दिखेगा। वीकनेस आपको सीमेंट काउंटर्स में आती हुई दिख रही है। अंबुजा सीमेंट आपके लिए 3.5% नीचे है। इंडिया सीमेंट में भी आपको करीब 1.5% की कमजोरी आती हुई दिख रही है। तो दोनों सीमेंट काउंटर्स पर आज आपको वीकनेस बनती हुई दिख रही है। सुबह से ही हम देख रहे हैं यहाँ पर थोड़ी वीकनेस बनी हुई है। अंबुजा हमने इसके नंबर्स भी आते हुए देखे थे, उसके बाद कमजोर है। इंडिया सीमेंट्स के भी नंबर्स आए थे, दोनों ही कमजोर है। सनी सर, कैसे देखना चाहिए दोनों सीमेंट कंपनीज के? आज नंबर्स आए थे, नंबर्स के बाद दोनों में वीकनेस आई और बाकी पूरे सीमेंट स्टॉक्स पर भी अब कमजोरी आ रही है। या तो अगर मैं सीमेंट ओवरऑल सीमेंट सेक्टर की बात करता हूं तो मुझे लगता है कि जिस तरह से अल्ट्राटेक जो कि इंडिया की सबसे लार्जेस्ट सीमेंट कंपनी है, 25% मार्केट शेयर होल्ड करती है, उनके कमेंट्री के हिसाब से मुझे लगता है कि FY24 में 8 से 9% की वॉल्यूम ग्रोथ एंटायर सीमेंट सेक्टर में देखी जाएगी। और एट द सेम टाइम जो रॉ मटेरियल कॉस्ट का जो बेनिफिट था वो पूरे सीमेंट पैक में कहीं ना कहीं ये क्वार्टर में देखने मिला है। मुझे लगता है कि अभी ये जो टेम्पररी जो स्टॉक में जो प्रेशर देखा जा रहा है सीमेंट कंपनी में, मे बी
ये एक नैरेटिव जो चल रहा है कि जो क्रूड ऑयल के दाम है, फ्यूल के दाम है, ये मे बी बिकॉज ऑफ द इजराइल हमास जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके चलते स्पर्ट अप होंगे और उसका इम्पैक्ट सीधे सभी सीमेंट कंपनीज पे देखने मिलेगा। अदरवाइज मेरा जो व्यू है सीमेंट पे स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है अगले 6 से 12 महीने के लिहाज से, और अगर कोई भी यहाँ डीप आता है ड्यू टू एनी बैड न्यूज वन ऑफ इवेंट, डेफिनेटली इसे पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। आपके लिए अल्ट्राटेक पर राय और सीमेंट शेयरों पर भी सनी अग्रवाल साहब की तरफ से राय जान लेते हैं। सुमित जी की भी बिल्कुल का है वक्त, सुमित के सुपर हिट। सुमित जी बताएं सर। अनिल जी, एक सेल कॉल अभी रडार पे आया है, मेटल सेक्टर के अंदर थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है, तो जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका अभी फ्यूचर्स में भाव चल रहा है 142 रुपए 50 पैसे, 142 रुपए 40 पैसे, 142.50 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है हिंद कॉपर। हिंदुस्तान कॉपर के अंदर सेलिंग प्रेशर है, पिछले कुछ दिनों से ही दबाव देखने को मिल रहा है, आज भी ऊपर से दबाव देखने को मिल रहा है और अभी कल के लो के नीचे ट्रेड कर रहा है। हिंद कॉपर में यहाँ से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, यहाँ पे बिकवाली करें, जिन्होंने सेल किया है वो लोग होल्ड करें। स्टॉक का जो ऊपर में रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 146.50 का निकल के आ रहा है, तो 146 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के हिंद कॉपर में बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में जो इसका पहला टारगेट बनेगा 137.50 का बनेगा, दूसरा टारगेट बनेगा 135 रुपए का बनेगा, तो 146 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के हिंद कॉपर में बिकवाली करें 137.50 135 के टारगेट से। ओके, हिंदुस्तान कॉपर ये है मेटल स्टॉक्स बिकवाली करने की राय सुमित जी की तरफ से। आइए मेटल स्टॉक्स की बात निकली तो एक और मेटल स्टॉक पर करते हैं फोकस, और वो है टाटा स्टील। फोकस क्यों कर रहे हैं वो भी बड़ी वजह यह है कि आज आने वाले हैं टाटा स्टील के नतीजे। संभावना पूरी है कि बाजार बंद होने के बाद ये नतीजे आएंगे, लेकिन कैसे रहेंगे ये अभी से जान लेने का वक्त है। आशीष है तैयार बताने के लिए अनुमान। आशीष बताएं सर। कमज़ोर नतीजे एक्सपेक्टेड हैं। दरअसल अगर आप देखें तो तिमाही के दौरान इनका जो नीदरलैंड्स का ब्लास्ट फर्नेस था कुछ दिनों के लिए बंद था, तो वहाँ से अगर आप देखें तो थोड़ा सा वॉल्यूम में इम्पैक्ट हुआ है। दरअसल तिमाही के दौरान अगर आप देखें तो कच्चे माल की लागत है वो कम हुई है, लेकिन क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि वॉल्यूम्स घटी हैं तो ये जो फ़ायदा मिल सकता था अब वो ऑफसेट हो गया। हम एस्टिमेट लगा रहे हैं कि आय में करीब 7% की गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। वैसे भी हमने देखा JSPL में हो, JSW स्टील में हो, सबकी टॉप लाइन में गिरावट आई है, तो 55,870 करोड़ के आसपास का जो आंकड़ा है बाजार एक्सपेक्ट करके चल रहा है। अब बात करें कामकाजी मुनाफे की तो 23% की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। जैसे कि लगातार काफ़ी तिमाहियों से एक ट्रेंड हमें विजिबल नज़र आ रहा है कि इंडियन डोमेस्टिक प्रदर्शन अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन यूरोप अभी भी काफ़ी हद तक लैग कर रहा है, तो इसका इम्पैक्ट है यहाँ पर। और मार्जिन अगर आप देखें तो 10% से घटकर 8.3% रहेंगे। टोटल मुनाफे का, जैसे कि मैं आपको बता भी रहा था कि मुनाफे का एस्टिमेट लगाना फिलहाल के लिए काफ़ी डिफिकल्ट है, क्योंकि ब्रोकरेजेस की राय काफ़ी बटी हुई है। कोई बता रहा है 50 करोड़ का मुनाफा होगा, कोई 300, कोई 600, कोई 900। तो इसके लिए अगर आप जनरल कंसेंसस को एवरेज करके देखेंगे तो आ रहा है करीब करीब 304 करोड़ के आसपास का आंकड़ा। हालांकि अगर टाटा स्टील के नतीजों को अगर आपको समझना है तो ऑपरेशनल पैरामीटर्स पर देखना होगा। मार्जिन घटेंगे, कामकाजी मुनाफे में 23% की गिरावट देखने को मिल सकती है, नतीजे कमज़ोर आएंगे। नतीजे कमज़ोर आने वाले हैं टाटा स्टील के लिए, यहाँ से कुछ ज़्यादा खास एक्सपेक्ट ना करें। और JSPL पर तो हम ऑलरेडी एक बड़ा ब्रेकडाउन आज देख रहे हैं, 7.25% का कट आया है। सनी सर, यहाँ पर भी परेशानी बनी रहेगी मेटल्स में, जिस तरह से चाइना के स्लोडाउन की भी बात चल रही है, प्राइसिंग प्रेशर की भी बात चल रही है, डिमांड भी थोड़ा मॉडरेट हो चुका है। या डेफिनेटली हमें सबको ही पता है कि मेटल एक कहीं ना कहीं ग्लोबल सिक्लिकल प्ले है, और जिस तरह से चाइना में कहीं ना कहीं डिमांड स्लोडाउन है उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली मेटल के ओवरऑल डिमांड और प्राइसिंग पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो करता ही है, और उसी के चलते मुझे लगता है कि मेटल स्टॉक ओवरऑल प्रेशर में। बट एट द सेम टाइम एक चीज तो पक्का है कि जिस तरह से सीमेंट सेक्टर में कहीं ना कहीं जो रॉ मटेरियल कॉस्ट का बेनिफिट देखा गया था वो सब बेनिफिट अब मेटल कंपनीज में भी देखा जाएगा। अब यहाँ से जो आगे जाकर के प्ले होगा वो डेफिनेटली प्राइसिंग का होगा, जो कि इंटरनेशनली ड्रिवन होते हैं। डिमांड एनवायरनमेंट इंडिया में काफी स्ट्रांग है, तो इंडिया स्पेसिफिक मेटल या मेटल एंसिलरी कंपनीज है, जिस तरह से हम पाइप्स में देख रहे हैं, जिंदल सॉ हो गया, वेल्सपन कॉर्प हो गया, इन कंपनीज में नतीजे काफी अच्छे आ रहे हैं। तो इंडिया में मुझे नहीं लगता कि डिमांड का कोई कंसर्न है। इट इज ओनली अबाउट दी इंटरनेशनल मार्केट में जो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट है उसका इम्पैक्ट देखा जाएगा। ऑब्वियसली डॉलर इंडेक्स और चाइना का जो प्रेशर है वो मेटल अगर शॉर्ट टर्म के लिहाज से देखूं तो स्टॉक प्राइस में डेफिनेटली बना रहेगा, अगर चाइना और मैं डॉलर इंडेक्स का इम्पैक्ट देखता हूँ मेटल पे। चाइना की सॉफ्टनेस का इम्पैक्ट आ भी रहा है मेटल्स पर, और आप गिरावट भी देख रहे हैं। टाटा स्टील एक बार इसका चार्ट चेक भी ले लिया जाए, जिस तरह से एक्शन में दिख रहा है। सचिन जी, एक बार टाटा स्टील का चार्ट देखें, बताएं सर क्या होते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स। डेज लो पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है 1.5% के कट के साथ।
दीपांशु अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के काफ़ी नज़दीक आ चुका है काउंटर। इनफैक्ट 117.50 के आसपास ये ट्रेंड हो रहा है एंड इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी 117 के आसपास ही प्लेस्ड है। सो आई थिंक इमीडिएट लेवल जो ट्रैक करना चाहिए वो 117 ही होगा। अगर ये लेवल ब्रीच हो जाता है ऑन क्लोजिंग बेसिस तो मुझे लग रहा है उसके बाद जो मेजर सपोर्ट है वो लगभग अराउंड 112 के आसपास प्लेस्ड है। एंड जिस तरीके से ओवरऑल ये स्ट्रक्चर रहा है, एक हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस वीकली चार्ट पे स्टॉल हुई थी और उसके बाद काफ़ी दिनों से ये पर्टिकुलर स्टॉक ड्रैग कर रहा है ऑन द लोअर साइड। तो आई थिंक प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है अगर ये 117 टूट जाता है तो 112 के आसपास का स्विंग इमिडिएटली बन जाए। आई थिंक वो एक लेवल अच्छा होगा जहाँ पर थोड़ी सी खरीदारी की जा सकती है। तो वहाँ पर 112 के आसपास 112-113 के आसपास इसका 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सपोर्ट है जो अभी तक इसने ब्रीच नहीं किया है पिछले साल से। तो आई थिंक काफ़ी इम्पोर्टेंट जंक्शन है। 117 टूट जाता है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है एक एक्सटेंशन होगा, बट 112 के आसपास मुझे लग रहा है ज़रूर खरीदारी करने की ही सलाह होगी। तो ये है आपके लिए टाटा स्टील जहां पर आपको रखनी है नज़र। देखते हैं कैसी मूव इस पर आएगी। कुछ और कंपनीज के भी नंबर्स आ रहे हैं, छोटे मिड कैप्स हैं, ज़्यादातर एक्शन नेगेटिव साइड का ही बन रहा है। ओके, देखते हैं कैसी मूव इस पर आपको आती हुई दिखेगी। डीएलएफ इस पर रखते हैं नज़र। यहाँ पर अच्छा मोमेंट आ रहा है, अनिल जी के रेडार पर भी रहा है। नतीजों के बाद यहाँ पर आपको पॉजिटिव व्यू भी दिया था, कल खरीदारी की भी राय दी थी। कल के सारे टारगेट आ गए, कल का जो फाइनल टारगेट था उसके ऊपर ही स्टॉक गया था आज सुबह, उसी के आसपास यहाँ पर इस समय ट्रेड भी कर रहा है। ऐसा क्या कुछ खास निकला है नतीजों के बाद, मैनेजमेंट का क्या कहना है आगे के आउटलुक को लेकर, एक बार यहाँ पर भी नज़र डालते हैं अरमान के साथ। अरमान बताइए डीएलएफ। जी बिल्कुल, देखिए नतीजों के बाद जो अर्निंग्स कॉल आता हुआ दिखा है उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती हुई दिखी है। सबसे पहले तो कंपनी के सभी पैमानों पर आपको नतीजे जो आए थे वो बढ़िया आते हुए दिखे थे। मार्जिन में आपको इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखा था। जो प्री बुकिंग का अनुमान था, प्री सेल्स बुकिंग का 2000 करोड़ का, उसके मुकाबले लगभग 2228 करोड़ के आसपास आते हुए दिखे। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि इनका जो सुपर लग्जरी कैमेलियास का प्रोजेक्ट है वहाँ पर प्राइसिंग लगातार बढ़ रही है। अर्निंग्स कॉल में उन्होंने बताया कि अभी लगातार रेगुलरली बढ़ रही है और ये जो मजबूत डिमांड है उसके चलते वहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़, जो कंपनी ने पहले गाइडेंस दिया था कि जो अगर आप देखें जो सरप्लस कैश जनरेशन जो इस तिमाही में अगर आप देखें वो हाईएस्ट एवर होता हुआ दिखा है, पर कंपनी ने गाइडेंस ये दिया था कि इस पूरे साल लगभग वो 3000 करोड़ का जो है सरप्लस कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन वो करते हुए दिखेंगे, जबकि पहली छमाही में ही वो 2000 करोड़ का कर चुके हैं। तो उस पर मैनेजमेंट ने कहा है कि आने वाले समय में हो सकता है कि जो 3000 का जो आंकड़ा है जो पहले मैनेजमेंट ने दिया था उससे भी ज़्यादा जो है वो कैश सरप्लस कर सकते हैं। अब ये जो ग्रोथ आई है उस पर भी क्लैरिटी दी है। उन्होंने कहा है कि कंपनी के पास पर्याप्त लैंड बैंक है जो आगे के प्रोजेक्ट्स के लिए भी उनको कम रेगुलरली जो ये ग्रोथ है वो देता रहेगा। अगर आप देखें कलेक्शंस जो हैं वो रेगुलरली एफिशिएंसी से यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं, और अगर आप देखें जो पहली छमाही में जिस तरीके से कलेक्शन एफिशिएंसी हुई है दूसरी छमाही उससे भी बेहतर होगी, ये भी मैनेजमेंट ने कहा है। और जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो सभी ऑन ट्रैक पर चल रहे हैं। और अंत में अगर आप बात करें जो इनका लीजिंग सेगमेंट है जिसमें उन्होंने कहा कि नॉन एसईजेड केस में, नॉन लीजिंग केस में, जहाँ पर अगर आप देखें तो सिर्फ जो पुराने टेनेंट या फिर जो पुराने या नए किराएदार दोनों तरफ से डिमांड उनको जो है वो बढ़िया आ रही है। तो सभी पैमानों पर आउटलुक भी जो है वो अभी से जो पहले हो चुका है उससे भी बेहतर आता हुआ दिख रहा है। ओके, तो ये है आपके लिए अर्निंग कॉल्स की हाईलाइट और उसके दम पर स्टॉक में आज बढ़िया एक्शन देखने को मिला है। लाइफ टाइम हाई है, 52 वीक हाई है, ये मेरे ख्याल से लाइफ टाइम हाई होना चाहिए 577-76 के आसपास का, करेक्ट। पुराना लाइफ हाई भी 576 था, आज भी लगभग उन्हीं के आसपास पहुंचा है। ये स्टॉक बढ़िया एक्शन में बनता हुआ दिख रहा है। बंसल जी से लेते हैं इस पर एक राय। बंसल जी बताएं सर, डीएलएफ। नहीं अनिल जी, स्टॉक तो बढ़िया है, टेक्निकली ब्रेकआउट है। और अनिल जी इतना भी याद है आपने दिसंबर 2022 को इसमें एक बड़ी वाली खरीदारी की राय दी थी, बोला था बाय एंड फॉरगेट, काफी नीचे के लेवल्स हैं। किन लेवल्स पर एग्जैक्ट तारीख और वो तो दीप बताएंगे। अनिल जी ये जो अभी कैमिलियास की बात कर रहे थे अनिल जी, यहाँ पर क्या है कि इसका कोई रियल एस्टेट की डिमांड से लेना देना नहीं। अनिल जी जितने भी ये फाउंडर्स है ना स्टार्टअप्स वाले, उनको अनिल जी इनकम टैक्स एक्ट में एक प्रोविजनिंग है कि वो जो स्टार्टअप्स का जो गेन है ना वो ऑफसेट हो जाता है अगर वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया जाता है। तो इन स्टार्टअप्स का, इनके फाउंडर्स का जो गेन है वो ज़्यादा होता है। तो उनको अगर कोई प्रोजेक्ट लेना है तो कैमिलियास टाइप का अनिल जी प्रोजेक्ट लेने को मिलता है। इस तरीके के प्रोजेक्ट भारत में काफ़ी कम है। तो यहाँ पे कैमिलियास में अगर आप देखेंगे तो 34-35 तो ये फाउंडर्स जो रह रहे हैं स्टार्टअप्स के ना,
उन्होंने अनिल जी प्रॉपर्टी ली हुई है और वहां रह रहे हैं और अपने गेन को अनिल जी ऑफसेट कर रखा है। अच्छा, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग इंसाइट थी एकदम, बिल्कुल डिटेल में। ये प्रोजेक्ट का गुरुग्राम में ही है, कहाँ पर है? हाँ अनिल जी, गुरुग्राम में ही अनिल जी। ओके, वो तो आशु जी का इलाका है। आशु जी अनिल जी, ये जो राकेश जी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। वहाँ पे 3 है, अरालियास, मैग्नोलियास और कैमिलियास। ये तीनों में यही चीज चल रहा है। और अनिल जी, ये चीज मतलब जो हाई एंड प्रीमियम प्रॉपर्टीज में चल रही है और दिल्ली में नहीं है। ये जो टैक्सेशन सेट ऑफ करने का एक सिस्टम है, ये जो बॉम्बे में भी आप जो बड़ी बड़ी डील्स देखते हैं कि 60 करोड़ का घर, 100 करोड़ का, 150 करोड़ का, ये सब उसी चलते ही हो रहा है। जो स्टार्टअप के ओनर्स को अनिल जी कई 100 करोड़ का जो बेनिफिट मिलता है या कोई कंपनी सेल होती है उसके सेटअप के लिए अनिल जी। अदरवाइज आप नॉर्मल बताइए कि 100 करोड़ की डील कैसे हो सकती है? मतलब इट्स नॉट दैट इजी। मतलब वैसे तो आजकल अनिल जी करोड़ों का घर तो नॉर्मल चीज हो गई है, बट दिस इज ये जो फिनोमिना है पर्टिकुलरली गुड़गांव और मुंबई के कुछ जगहों पे देखा जा रहा है। और ये जो बड़ी सेल्स है 90% वही की वही है। ओके, एक सवाल मेरा कुणाल जी का है। सबके ऑडियो ऑन रखें, खाली बंसल जी और आशु जी का ऑडियो ऑफ कर दें। वो अगर कुछ बोलना भी चाहे तो उनकी आवाज़ किस तक पहुंचे ना, इन दो का ऑफ कर दें। और फिर मैं कुणाल जी से सवाल पूछना था। कुणाल जी, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ एक बंसल जी ने बायोकॉन की तारीफ इतनी क्या कर दी, आशु जी बिल्कुल ही कंप्लीटली बंसल जी बंसल जी बंसल जी करने लगे? अनिल जी ऑडियो ऑफ हो गया। अनिल जी चेक कर लीजिए पहले, फिर जवाब देता हूँ। हाँ हाँ, ऑफ ही समझो आप तो। अनिल जी, क्योंकि मेरा ऑडियो परमानेंटली ऑफ ना हो जाए, हाँ। इसलिए अनिल जी बहुत सोच समझ कर जवाब देना पड़ता है इन चीजों का। ठीक बात है, चलिए। जी जी जी। अनिल जी देखिए, अब इसमें ऐसा है ना अनिल जी, अभी इन्होंने बताया कि सवेरे गिफ्ट भी प्राप्त हो गए हैं, वो गिफ्ट भी मिलने वाले हैं। हाँ। तो अनिल जी इसलिए सौहार्द बढ़ रहा है इन दोनों का आपस में। हाँ। लेकिन अनिल जी इतिहास गवाह है कि सौहार्द बहुत दिन तक चलता नहीं अनिल जी। तो कई बार इस तरह का ऐसा हुआ है। अच्छा। और वापस से अनिल जी वो बिगड़ जाता है, तो ये बिगड़ता और सुधरता रहता है, कोई खास चिंता की वजह नहीं है। ओके, स्टॉप लॉस जल्द ही ट्रिगर होगा, ऐसा कुणाल जी का बहुत स्ट्रांगली मानना है। बहुत बढ़िया, चलिए ये है आपके लिए डीएलएफ पर बंसल जी की तरफ से राय, आशु जी की तरफ से राय, और इन दोनों पर कुणाल जी की राय। डीएलएफ इन दोनों की राय और इन दोनों पर कुणाल जी की आपने जी। ओके, ये आपके लिए डीएलएफ। और बाकी रियल एस्टेट में भी मोमेंटम अच्छा है। ओवरऑल रियल्टी के भी हमने देखा था, नंबर्स काफ़ी बढ़िया आते हुए दिखे थे। और जो सुपर प्रीमियम प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ से आपको देख रहे हैं स्पेशली एक अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है। कुछ कैश स्टॉक्स पर भी नज़र डालिए, क्योंकि स्मॉल कैप इंडेक्स आपका लगातार पॉजिटिव टेरिटरी में होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। बाकी बाजार के विपरीत मिड और स्मॉल कैप में आपको फिर भी थोड़ा अच्छा रोटेशन आते हुए दिख रहा है। सत्य जी के पास चलते हैं, पहले एक ट्रेडिंग कॉल लेते हैं, फिर कुछ स्टॉक्स की बात करेंगे। BTS डबल टी। बताएं सर। पर कोल इंडिया में फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस नजर आ रहे हैं। पिछले 3 दिनों से इसने लगातार अटेम्प्ट की थी 320 का लेवल हर्डल पार करने की, वो आई थिंक कहीं जाकर आज फेल हुआ है। एंड प्लस जिस इंटेंसिटी से 310 का लेवल टूटा है, उसके बाद जो पाइलअप है पोजीशंस की, तो कहीं जाकर इंडिकेशन है कि एक वापस स्विंग बन सकता है ऑन द लोअर साइड टुवर्ड्स 292। तो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशन डिप्लॉय करने की सलाह होगी कोल इंडिया के फ्यूचर्स में। आप स्टॉप लॉस यहाँ से लगभग अराउंड 312.50 पे लगाए। पहला टारगेट होगा अराउंड 300 का, बट इवेंचुअली मुझे लग रहा है 292 तक स्लिपेजेस आ सकते हैं। 292 तक फिसलने की तैयारी है कोल इंडिया की। कल तो चार्ट अच्छा दिख रहा था, आज थोड़ा इसने अपना व्यू बदला है, नेगेटिव टेरिटरी में जा रहा है। आइए हिमांशु जी के लिए एक बिगुल, हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। बिगवानी करके चलना है। आईटी मेजर्स में थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिला है इस सेशन में, और मुझे लगता है कि यहाँ पर मेजर सपोर्ट टेस्ट हो सकते हैं। तो एल&टी माइंडट्री के फ्यूचर्स में शॉर्ट करके चलेंगे। 5032 5035 के आसपास के करंट लेवल्स हैं। स्टॉक ने प्रीवियस स्विंग्स को निकाला है और एक टॉपिंग फॉर्मेशन का यहाँ पर कंफर्मेशन होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है। स्टॉप लॉस के तौर पर 5065 5070 इसके ऊपर का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। लो साइड पे पहला टारगेट रहेगा 4960,
और दूसरा टारगेट 4,900। ये दोनों टारगेट्स मुझे लगता है कल तक देखने को मिल सकते हैं। L&T Mindtree के फ्यूचर में शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करने की सलाह। आईटी पर शॉर्ट कॉल आ रहा है आज। वैसे आईटी स्टॉक सुबह उतने खराब नहीं थे, बट अब थोड़ा यहाँ पर प्रेशर बनते हुए दिख रहा है। डेज लो पर LTI Mindtree 1.5% के कट के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहा है। फोकस करना है हमें टाटा मोटर्स पर। इसके आने वाले नतीजे कल कुशल बताएंगे कैसे रहेंगे इसके नंबर्स। कुशल बताइए। बिल्कुल दीप, आउटस्टैंडिंग नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस हैं पिछले साल के मुकाबले। इस बारी तो बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन रह सकता है टाटा मोटर्स का। रीजंस मैं बता देता हूं। सबसे पहले तो रेवेन्यू आप देखिए 33% की ग्रोथ के साथ 1,06,100 करोड़ पर ये कंपनी अपना जो रेवेन्यू है वो दर्ज कर सकती है। रीज़न बीइंग आप देखिए, एक तो वॉल्यूम ग्रोथ रही है JLR में शानदार, करीबन 19.5% की वॉल्यूम ग्रोथ हमें देखने को मिली है। और साथ ही जो भारत का इनका CV कारोबार है वहाँ पर भी वॉल्यूम 4.5% तक बढ़ती हुई दिखी है। तो वॉल्यूम ग्रोथ का सपोर्ट रेवेन्यू में कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा। साथ ही जो बेहतर रियलाइजेशंस हुई हैं उससे भी कंपनी को बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि रियलाइजेशंस फ्रंट पर भी JLR में यहाँ पर लगभग 6.5% की ग्रोथ है और इंडिया CV कारोबार में भी 18% तक की बढ़त हमें देखने को मिली है सालाना आधार पर। तो रियलाइजेशंस काफ़ी शानदार है और इसी वजह से कंपनी की रेवेन्यू तो अच्छी रहेगी। कामकाज मुनाफा 116% बढ़कर 13,400 करोड़ पर रह सकता है। साथ ही कंपनी की मार्जिन्स आप देखें 7.8% था पिछले साल, इस बारी 12.5% के पार जा सकती है कंपनी की मार्जिन्स। और मुनाफा भी इनफैक्ट घाटा था पिछले साल 945 करोड़ का, इस बारी 3400 करोड़ रुपए का मुनाफा भी कंपनी दर्ज कर सकती है। तो एक हिसाब से कह सकते हैं कि पिछले साल के मुकाबले एक टर्न अराउंड क्वार्टर टाटा मोटर्स दर्ज करता हुआ नजर आ सकता है। JLR की मार्जिन्स भी ऑफकोर्स काफ़ी शानदार रही है और इंडिया CV स्पेस इस पर नज़र रखिए कि इसकी फाइनल जो मार्जिन्स आती है वो क्या रहती है, क्योंकि वहाँ पर भी 5-5.5% का आपको ग्रोथ आता हुआ दिखेगा। तो काफ़ी शानदार नंबर्स टाटा मोटर्स पोस्ट कर सकता है। वैसे हर क्वार्टर ही आप बोलते हैं टर्न अराउंड क्वार्टर ये रहने वाला है, पहली बार नहीं। एक्चुअली दीप, इसमें सिनेरियो ये बन जाता है ना कि यहाँ पर एक्सेप्शनल आइटम्स क्या होते हैं, फॉरेक्स घाटा या मुनाफा कितना आता है, उस पर भी काफ़ी रिजल्ट्स जो है टाटा मोटर्स के वेरी कर जाते हैं। सनी जी बताएं सर, क्या ये टर्न अराउंड क्वार्टर होगा टाटा मोटर्स के लिए? जिस तरह से कंपनी ने प्रोविजनल अपडेट दिए थे क्वार्टर स्टार्ट होने के, ये जब ये सितंबर क्वार्टर के, तो उससे तो लगता है कि डेफिनेटली, अगर आपको याद होगा कि जो प्रोविजनल अपडेट थी उसमें ये कहा था टाटा मोटर्स ने कि जो JLR की ऑर्डर बुक है वो काफी हेल्दी है। एट द सेम टाइम विद इन JLR ऑल्सो जो उनके जो प्रीमियम प्रोडक्ट हैं उसकी ऑर्डर बुक, उनकी जो न्यू प्रोडक्ट है रेंज रोवर लैंड डिस्कवरी, उसकी जो ऑर्डर बुक है वो काफी तेजी से बढ़ रही है। तो ये बात तो पक्का है कि JLR के जो पोर्टफोलियो उसमें मार्जिन एक्सपेंशन आएगा। एट द सेम टाइम ये क्वार्टर में फ्री कैश फ्लो भी काफी अच्छा आएगा। अगर मैं JLR की बात करता हूँ, एट द सेम टाइम कमर्शियल व्हीकल एज अ पोर्टफोलियो इज डूइंग वेल और पैसेंजर व्हीकल भी अच्छा कर ही रहा है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल जो कहते हैं ना, जिसे कि ऑल सिलेंडर्स आर फायरिंग साइमल्टेनियसली, टाटा मोटर्स में भी वही केस है और ये क्वार्टर के जो नतीजे डेफिनेटली अच्छे आएंगे। और उसी के चलते हुए हमने देखा था कि स्टॉक प्राइस में कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग अपमूव भी देखा गया था टाटा मोटर्स में। अगर याद होगा हमें सबको कि 550 के रेंज से अब ये एक बार 650 के रेंज तक चला गया था। तो डेफिनेटली ये क्वार्टर काफी बेहतरीन होगा टाटा मोटर्स के लिए। तो ये है आपके लिए टाटा मोटर्स बेहतरीन क्वार्टर रह सकता है। फिलहाल चार्ट्स रिसेंटली थोड़ा ऊपर से नीचे आई है, बट देखते हैं टाटा मोटर्स यहाँ से क्या ऐसी चाल पकड़ेगा। इंटरेस्टिंग है, नंबर्स कल आएंगे इसके। हिमांशु जी भी अब फॉर्म में आ रहे हैं बाजार के साथ, आइए एक बताएं सर। दीप, IDFC लिमिटेड में वीकनेस जो है वो एक्सटेंड होती हुई नजर आ रही है, तो यहाँ पर भी शॉर्ट पोजीशंस इनिशिएट करके चलने की सलाह है। मैंने 2 दिन पहले भी इसमें शॉर्ट दिया था और एक कल के सेशन में भी वीकनेस देखने को मिली। आज फ्रेश सपोर्ट टूटते हुए नजर आ रहे हैं। मेरा मानना है कि ये 110 और उसके नीचे भी जाने का पोटेंशियल रखता है। तो IDFC लिमिटेड के फ्यूचर्स में शॉर्ट इनिशिएट करना है। 115 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। कोई थोड़ा बहुत उछाल मिलता है तो पोजीशन ऐड की जा सकती है। पहला टारगेट रहेगा 110 रुपए का, बट मुझे लगता है कि इस डिक्लाइन में ये स्टॉक 105, 106 रुपए तक भी जाने का पोटेंशियल रखता है। तो IDFC लिमिटेड में एक शॉर्ट इनिशिएट करके चलने की सलाह। IDFC लिमिटेड में शॉर्ट करके चलिए, ये है आपके लिए हिमांशु जी की राय। कमजोरी आ रही है इसमें। चलिए, फाइनेंशियल्स भी वीक है। अभी IT पर भी हिमांशु जी की वीकनेस आती हुई दिखी थी। थोड़े और IT स्टॉक्स भी ऊपर से आपको फिसलते हुए दिख रहे हैं। आशु सर, क्या राय है सर, IT पर क्या करना चाहिए इस समय?
दीपांशु, आईटी पे मुझे अगर आप लोग ध्यान हो, पिछले 2-3 महीने से कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऑन द कॉन्ट्री मैं टीसीएस के तो मतलब पिछले बायबैक का भी मैं रेफरेंस देके सबको समझाया कि पिछली बार भी ट्रैप हुए थे, इस बार भी ट्रैप हो सकते हैं। तो ये टीसीएस, इन्फी, विप्रो, ये फ्रंटलाइन जितने भी स्टॉक है, साइड स्टॉक जो है ना, चाहे फ्रंटलाइन में जो परसिस्टेंट वगैरह या कोई और उसमें कुछ जरूर कुछ हो सकता है, पर अदरवाइज दीपांशु बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मतलब ऐसा कोई लॉन्ग शॉट का इंटरेस्ट ही नहीं है। और मुझे वो हर ड्रॉप पे, हर गैप के बाद, हर ड्रॉप के बाद थोड़ा सा रिवर्सल आता है तो लगता है कि अब टाइम आ गया, या अब ये चलेंगे, या इतना घट गए हैं, उस एंगल से बिल्कुल नहीं लेना। दीपांशु, कंपनीज होती है ना, उनके वो हमेशा पॉजिटिव सोचती है, उनका डिस्पैशनेट व्यू होता है, मतलब अपना बच्चा हमेशा अच्छा लगता है। और आईटी कंपनी तो खुद ही कह रही है कि आगे का आउटलुक मतलब क्वेश्चनेबल है, दे आर देमसेल्व्स सर्कमस्पेक्ट। और बाकी भी जो एनवायरनमेंट हमें देख रहा है कि इनके लिए बहुत चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है, तो मुझे वो करेज नहीं करनी है। मतलब मे बी एट बेस्ट क्या होगा, एक अपॉर्चुनिटी लॉस हो जाएगा। नहीं जी, 1500 पे इन्फोसिस नहीं लिया, 1450 पे, 1400 पे, 1350 पे, 1300 भी आ जाएगा, नहीं कहीं से तो घूमेगा। अब घूमेगा तो जिससे पैसे बनाने हैं बना ले, हमें आईटी में इतना इंटरेस्ट नहीं है पैसे बनाने। ओके, आईटी में इंटरेस्ट नहीं है, मार्केट में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट इस वक्त है आईजीएल में, और उसके बाद में मैं आता हूँ आशीष जी का जिसमें इंटरेस्ट नहीं है उस पर। फिलहाल आईजीएल के नंबर्स यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं। 483 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 535 करोड़ आया है। तिमाही दर तिमाही ये मुनाफे का आंकड़ा है। हमारा अनुमान था 462 करोड़ का, तो हमारे अनुमान से मुनाफे का आंकड़ा कहीं बेहतर। ओके, आय 3459 करोड़ की है ये, उम्मीद के मुताबिक। 8-9 करोड़ ज़्यादा को मैं उम्मीद के मुताबिक ही मानूंगा, ज़्यादा नहीं मानूंगा। ओके, मार्जिन्स हमने 18.5 पौने 19% की रेंज के सोचे हैं। लेट्स सी कहाँ मार्जिन्स आते हैं, लेकिन मुनाफे का आंकड़ा उम्मीद से बेहतर, आय का आंकड़ा उम्मीद के मुताबिक। ये है आईजीएल आपके सामने। स्टॉक एकदम फ्लैट ट्रेड करता हुआ दिखा है। कुणाल जी, चार्ट पर नजर डालिए, बताइए क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है, क्या करना है। अरे जी देखिए, काफ़ी करेक्टेड स्टॉक है, काफ़ी ऊपर के लेवल से इसमें एक तीव्र गिरावट हमने आते हुए देखी है, और अब एक मेजर सपोर्ट है इन स्तरों के आसपास, यानी ये जो 375 से 380 का बैंड है, यहाँ पर एक बड़ा पारंपरिक सपोर्ट है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे नीचे जाएगा। मेरी राय में जिनके पास पोजीशन है, कोई खरीदारी की भी राय नहीं है, लेकिन जिनके पास पोजीशन है, एक स्टॉप लॉस रखें आज के डे लो के आसपास, यानी 375 पर, और 375 के स्टॉप लॉस से होल्ड करें। मुझे लगता है एक पुल बैक कैंडिडेट है जिसमें 410 415 तक का एक पुल बैक मुमकिन है, तो मेरी राय में होल्ड करें फिलहाल इन स्टॉक। ओके, तो ये है आपके लिए आईजीएल। ऑपरेशनली भी नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं। एबिटा इनका 2.25% बढ़कर आया है, 642 करोड़ से बढ़कर 657 करोड़ का है। हमारा अनुमान 643 करोड़ एकदम फ्लैट रहने का था। मार्जिन इनके बढ़कर आए हैं। हमने मार्जिन का एस्टिमेट लगाया था यहाँ पर आपके लिए करीब 18.6%, उसके सामने 19% के मार्जिन आए हैं, तो अनुमान से बेहतर आए हैं और बढ़कर आए हैं। हमारा अनुमान था थोड़े मार्जिन गिर कर आ सकते हैं, तो ऑपरेशनली परफॉर्मेंस अच्छी रही है। ऑफकोर्स ये जो मुनाफे में आप बड़ा बीट देख रहे हैं, उसमें एक योगदान अदर इनकम का भी है। 46 करोड़ से अदर इनकम बढ़कर आपकी 134 करोड़ की आती हुई दिख रही है, तो उसकी वजह से एक बूस्ट जरूर मिला है, इसलिए आपका मुनाफा भी अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है अनुमान से ज़्यादा। बट बाकी सारे फैक्टर्स पर भी देखें तो नंबर्स अच्छे ही हैं आईजीएल के, और स्टॉक पर भी थोड़ा रिएक्शन इस समय आ रहा है। इस पर रखिए नजर, नंबर्स ठीक दिख रहे हैं आईजीएल। बिल्कुल, तो ये है आईजीएल के नंबर्स आपके लिए आते हुए। इस वक्त नंबर्स ठीक नजर आ रहे हैं, स्टॉक थोड़ी रिकवरी के मूड में आता दिख रहा है, लाल हरे निशान के बीच में झूलता हुआ। यहाँ पर सवाल मेरा पैनलिस्ट में सिर्फ कुणाल जी से, बाकी और किसी से नहीं, और बाकी हमारे सारे दर्शकों से कि जैसा अभी आशु जी ने आज सुबह दोपहर से कमेंट्री में 3-4 बार बोला, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मार्केट में इंटरेस्ट नहीं है, आईटी में इंटरेस्ट नहीं है। अभी फिर किसी 1-2 स्टॉक की बात निकली, उसमें इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ तक कि अभी प्रूव हुआ कि कुणाल जी में भी इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि आशु जी को कुछ दिनों के लिए छुट्टी पे भेजा जाना चाहिए, और यदि हाँ तो कहाँ? ये मेरा दर्शकों से सवाल है। अपने अपने जवाब जल्दी से मुझे ट्वीट करके भेजें कि आशु जी को क्या जब तक इंटरेस्ट ना लौटे, क्या तब तक आशु जी ना लौटे? ये बड़ा सवाल है। तो क्या ऐसा कुछ, देखो मतलब लोकतंत्र में तो जो डेमोक्रेसी में जो जनता कहेगी वही होगा, बराबर जी। कुणाल जी, सिर्फ आपको छूट दी गई है, बताएं। अनिल जी देखिए, सवाल ये है कि इन्हें भेजेंगे कहाँ अनिल जी, और अनिल जी इससे तो इन्हीं का फायदा होगा। अनिल जी उल्टा करना चाहिए, इन्हें यहाँ छोड़िए अनिल जी, हम सब छुट्टी पर चलते हैं, तब अनिल जी इनका इंटरेस्ट लौटेगा अनिल जी शो में दोबारा। पॉजिटिव थिंकिंग, वेरी नाइस आइडिया, बहुत बढ़िया। तो चलिए आशु जी आप बने रहें, हम हमारा कुछ प्लान करके देखते हैं, सोचते हैं। तब तक आइए
बढ़ते आगे। कल आने वाले हैं डाबर के नतीजे, डाबर के नतीजे कैसे रहेंगे इसका अनुमान लेकर नूपुर हमारे साथ हैं। इस वक्त नूपुर बताएं। बिल्कुल सर, Q2 अपडेट से काफ़ी कुछ पता चल गया था। तो इस बार कंपनी की आय करीबन सिंगल डिजिट में बढ़ती हुई दिखेगी। 8% की ग्रोथ यहाँ पर लेके चल रहे 3230 करोड़ की आय आ सकती है कंपनी की। कामकाजी लेवल पे अगर आप देखेंगे तो मुनाफा भी 8% की ग्रोथ यहाँ पे दिखा रहा है। 650 करोड़ का कामकाजी लेवल पे मुनाफा आ सकता है। मार्जिन्स भी अगर आप देखें तो थोड़े फ्लैट बिल्कुल रहेंगे यहाँ पे। 20% के मार्जिन पिछले साल इसी समय किए थे, इस बार भी उम्मीद ये है कि 20% के मार्जिन आते हुए दिखेंगे। और मुनाफा देखें तो 2.5% की ग्रोथ यहाँ पर भी लेके चल रहे। 3% की वॉल्यूम ग्रोथ की उम्मीद है। हेल्थ केयर में 8 से 9% की ग्रोथ हो सकती है। कंपनी का Q2 में कहना था कि ग्रॉस मार्जिन बेहतर रहेंगे इस क्वार्टर में, तो आपको फ्लो डाउन होते हुए दिखेंगे कामकाजी लेवल पर भी। लेकिन जो ग्रामीण रिकवरी है वो थोड़ी उम्मीद से कम होती हुई दिखी थी। तो मैनेजमेंट की कमेंट्री डिमांड को लेकर, फेस्टिव सीजन को लेकर इंपॉर्टेंट रहेगी। लेकिन मार्जिन बिल्कुल फ्लैट है डाबर के लिए और 3% की वॉल्यूम ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है। ओके, ये है आपके लिए डाबर। कुछ ज़्यादा खास यहाँ पर नंबर्स भी नहीं रहने वाले हैं, देखते हैं कैसे नंबर्स आते हैं। बट एटलीस्ट अच्छी बात है यहाँ पर कि आप थोड़ी ग्रोथ दिख रहे हैं मुनाफे आए, कामकाजी मुनाफे फ्रंट पर भी। फिलहाल डेज लो पर है डाबर, यह तो परेशानी बनी हुई है, स्टॉक पर आपको वीकनेस दिख रही है। जय, एक बार डाबर का चार्ट देखें, कुछ ज़्यादा एक्शन नहीं हो रहा। 2.25% का कट इनफैक्ट इस समय दिख रहा है। बिल्कुल दीप देखिए, डाबर में एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 500 रुपए पर। सो वो लेवल्स पर अगर आता है तो आई थिंक वंस वन कैन अटेम्प्ट गोइंग लॉन्ग, या तो खरीदा जा सकता है उसको 500 के आसपास। ये लेवल्स पर मुझे ऐसा लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड लॉन्ग साइड पर नहीं बैठेगा दीप, बिकॉज ऊपर में लगभग अगर आप देखें तो 525 से 30 की जो रेंज है वो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है उसका। तो डाबर ब्रॉडली अगर आप देखें तो 530 से 500 की रेंज में बढ़िया, इस 500 के आसपास आता है तो वंस इट कैन बी अटेम्प्टेड टू बाय। 500 रुपये के आसपास करें खरीदारी, अभी थोड़ा दूर है वहाँ से, 3% नीचे है तो थोड़ा करेक्शन में करें इंतजार। और अगर 500 आना है तो कल नतीजे इसके खराब आने ज़रूरी हैं। लेकिन नतीजे कल आ रहे हैं बर्जर पेंट्स के भी। क्या वाकई में बर्जर पेंट्स के नतीजे अच्छे रह सकते हैं? संभावनाएं तो कम है, फिर भी अनुमान जान लेते हैं नूपुर से। नूपुर बताएं। बिल्कुल सर, एशियन पेंट की तरह यहाँ पे भी उम्मीद तो है कि रेवेन्यू में तो म्यूटेड ग्रोथ रहेगी क्योंकि प्राइस कट लिए कंपनी ने। लेकिन ऑपरेशनली थोड़े बेटर रहेंगे क्योंकि क्रूड के प्राइसेस घटे थे, तो इस क्वार्टर में आपको उसका इम्पैक्ट दिखेगा। कंपनी की आय सिर्फ 6% से इस क्वार्टर में बढ़कर आ सकती है, लेकिन कामकाजी लेवल पे बड़ा बूस्ट आपको देखने को मिल सकता है। करीबन 490 करोड़ का मुनाफा यहाँ पे लेके चल रहे हैं। 10% के मार्जिन, 17% की उम्मीद है क्योंकि जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस है वो काफ़ी गिरे थे और जिसका इम्पैक्ट आपको Q2 के रिजल्ट में दिखेगा। और मुनाफा भी 301 करोड़ के आसपास आते हुए नजर आ सकता है। डोमेस्टिक डेकोरेटिव वॉल्यूम में 6% की ग्रोथ की उम्मीद है। साथ ही साथ फेस्टिव डिमांड जो है वो शिफ्ट हुई थी, तो मैनेजमेंट की कमेंट्री भी इंपॉर्टेंट रहने वाली। तो ऑपरेशनली नंबर्स ठीक दिखेंगे, लेकिन रेवेन्यू के फ्रंट पे आपको बिल्कुल म्यूटेड ग्रोथ आती हुई नजर आ सकती है। ओके, बर्जर पेंट्स कुछ ज़्यादा खास एक्सपेक्ट इससे भी कर नहीं चाहिए। तो कंजम्पशन के परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रहने वाली है, एटलीस्ट ठीक ठाक रहने वाली है। एक बार सनी सर आपसे भी बात करनी, क्योंकि एशियन पेंट्स के नंबर्स में भी देखा था वॉल्यूम ग्रोथ का ट्रेंड डिसअपॉइंटिंग आया था, हालांकि मार्जिन एक्सपेंशन का बढ़िया आया था। बजट पेंट से भी फिर सेम ट्रेंड एक्सपेक्ट करें सर? या डेफिनेटली कहीं ना कहीं इसका एक मुख्य कारण ये भी है कि जो फेस्टिव सीजन है एक महीना ये साल कहीं आगे शिफ्ट हुआ है। लास्ट ईयर जो मेजोरिटी ऑफ फेस्टिवल थे कहीं ना कहीं अक्टूबर से पहले ही फिनिश हो चुके थे, और इस बार जो मेजोरिटी ऑफ द फेस्टिवल है वो दिसंबर क्वार्टर में कैप्चर होंगे, तो उसका भी एक कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देखने मिलेगा। दिख ही रहा है सभी एफएमसीजी कंपनीज में। और जिस तरह से एशियन पेंट के नतीजा है, डेफिनेटली बर्जर पेंट में भी वही देखने मिलेगा। और एट द सेम टाइम वैल्यूएशन के लिहाज से भी अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं अब जो वैल्यूएशन है, जिस तरह से ऊंचे वैल्यूएशन पे एफएमसीजी कंपनी चल रही है, उसमें अगर ग्रोथ नहीं दिखेगी तो डेफिनेटली मार्केट भी स्टॉक प्राइस के लिहाज से रिवॉर्ड नहीं करेगा। तो जो कंपनी में ग्रोथ दिख रही है डेफिनेटली वहीं आपको स्टॉक प्राइस एप्रिसिएशन भी देखने मिलेगा। ठीक बात है, तो कहीं न कहीं थोड़ा सा इंतजार कर लेना ठीक है आपके लिए। आइए बढ़ते हैं आगे, और बिगुल की रिक्वायरमेंट आई है हिमांशु जी की तरफ से, जिन्होंने लास्ट कॉल दिया था LTI माइंट्री शॉर्ट करने का काफ़ी समय पहले, और उसके बाद अब ये दे रहे हैं। बताएं सर। बिल्कुल बिल्कुल बताएं सर। अनिल जी, सीमेंट स्टॉक्स में वीकनेस बढ़ती हुई नजर आ रही है और अंबुजा सीमेंट क्लियरली एक अच्छी सपोर्ट तोड़ता हुआ नजर आ रहा है।
तो यहाँ पर शॉर्ट करेंगे और ये ट्रेड लेंगे ऑप्शन के जरिए। 410 के स्ट्राइक की पुट ऑप्शन यहाँ पर खरीदारी करेंगे, जो कि 12.5-13 रुपए के आसपास अभी करंटली ट्रेड करती है। इन्हीं लेवल्स पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस के तौर पर 10 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और 18 और 22 रुपए के दो टारगेट्स अंबुजा सीमेंट की 410 की इन द मनी स्ट्राइक की पुट ऑप्शन में आते हुए नजर आ सकते हैं। मेरा मानना है कि जिस तरह से एक वेल एस्टेब्लिश सपोर्ट टूटती हुई नजर आ रही है, स्टॉक 400 रुपए और उसके नीचे चलने के लिए तैयार है। हो सकता है ये टारगेट्स कल तक हासिल होते हुए नजर आ सकते हैं। अंबुजा सीमेंट खराब नतीजे के बाद पिटाई होती हुई दिख रही है। 410 का इन द मनी कॉल पुट ऑप्शन खरीदे। कॉल बोल गया तो हिमांशु जी बुरा मान जाएंगे। ओके, पुट ऑप्शन खरीदे 12.5 से 13 रुपए के आसपास आपको ये मिलेगा। स्टॉप लॉस 10 का लगाना है 18 और 22 के टारगेट के लिए। 3-20 होने की तैयारी में। उससे पहले जल्दी से बात करेंगे उन सारे शेयरों की जहां पर इसी महीने एंकर लॉक-इन खुलने वाला है। मतलब समझ गए आप, जो भी म्यूचुअल फंड्स इंस्टीट्यूशंस IPO में पैसा लगाते हैं एंकर बुक में, उनके एक महीने का उनका लॉक इन पीरियड रहता है, आधा और आधा शायद 3 महीने का, करेक्ट। तो किन किन का लॉक इन पीरियड खुल रहा है जिसमें कि फंड चाहे तो वो बेचकर निकल सकते हैं। नूपुर हमें बता रही हैं सारी डिटेल्स। नूपुर बताएं। बिल्कुल सर, 30 डेज, 90 डेज, 1 साल का, 2 साल का भी लॉक इन होता है। बड़े इन्वेस्टर्स के लंबे लॉक इन होते हैं। तो इस महीने 15 ऐसी कंपनियां हैं जहां पे लॉक इन ओपन होने वाला है। करीबन 182 करोड़ शेयर जो है वो लॉक इन में खुलते हुए दिखेंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम भी आपको नजर आएंगे। LIC, मैनकाइंड फार्मा, कैंपस एक्टिववेयर जैसी कंपनीज है जिनके अलग अलग टेन्योर के जो लॉक इन है वो ओपन होते हुए नजर आएंगे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 182 करोड़ शेयर्स में से 126 करोड़ शेयर्स, करीबन 70% इक्विटी सिर्फ LIC की है। तो LIC के लिए बड़ा एक ये मंथ हो सकता है क्योंकि यहाँ पे बड़ा लॉक इन खुलता हुआ नजर आएगा आपको। 1.5 साल की बात करें तो यहाँ पे कैंपस का 20% लॉक इन 4 तारीख को खुलने वाला है। साथ ही साथ ई मुद्रा का भी 20% का लॉक इन है 1.5 साल वाला, वो ओपन हो जाएगा। इथॉस के भी 20% के लॉक इन जो है 28 नवंबर को ओपन होते हुए दिखेगा। कल अगर हम देखें, कल की बात करें तो ग्लैंड फार्मा के 20% के जो शेयर्स है 3 साल वाला लॉक इन वो भी खत्म होते हुए नजर आएगा। तो 20% जो लॉक इन है वो ओपन हो जाएगा ग्लैंड फार्मा का कल के दिन। 1 साल के लॉक इन खत्म होने वाले लिस्ट में आपको काफ़ी सारे दिखेंगे। पिछले साल मैनकाइंड फार्मा का IPO आया था तो 1 साल वाला जो लॉक इन था वो ओपन हो रहा है 6 तारीख के दिन। 70% बड़ा इक्विटी चंक है जो लॉक इन से जो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा दबाव देखने मिल सकता है। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस में 48% का लॉक इन खत्म होने वाला है। केन्स टेक्नोलॉजी में भी 44% का 1 साल वाला लॉक इन ओपन होने वाला है 20 तारीख के दिन। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट है 90 डेज वाले लॉक इन जहाँ पे SBFC फाइनेंस, कॉनकॉर्ड बायोटेक, TVS सप्लाई चेन, साथ ही साथ एरोफ्लेक्स और हाल ही में लिस्ट हुआ था VPRP का IPO जहाँ पे 3 से 4% की लॉक इन जो है वो खत्म होते हुए इस महीने में आपको दिखेगी। हाल ही में लिस्ट हुई है प्लाज्मा वायर्स, IRM एनर्जी और आज जो लिस्ट हुई है ब्लू जेट हेल्थ के, इनके भी जो 30 डेज वाले लॉक इन है वो इसी महीने में ओपन हो जाएंगे। तो ये सारे स्टॉक्स फोकस में रहने वाले। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है कि 70% जो 182 करोड़ शेयर्स जो ओपन होंगे लॉक इन में उसमें से LIC के ही है। तो यहाँ पर रहने वाली है नजर। ओके, तो ये है आपके लिए बड़ा फ्लड आने वाला है शेयर्स का मार्केट में, स्पेशली LIC जब इसका लॉक इन बंद होगा तो वहाँ पर और फ्लो आएगा मार्केट में। शुक्रिया अनुपुर ये डिटेल्स शेयर करने के लिए। आइए 3:20 लेते हैं अनिल जी की आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी। कुछ अच्छा नहीं दिख रहा सर स्क्रीन पे, हम भी थोड़ा फिसले हैं इंडेक्स लेवल पर और ग्लोबल मार्केट्स भी कमज़ोर ही हैं। 125 अंकों के नीचे की गिरावट डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स में 65 अंक की गिरावट। और आज फेड की पॉलिसी आने वाली है तो सतर्क तो है ही बाजार, क्या करके जाना है? कुछ करना बनता नहीं है दीप, क्योंकि देखिए खरीदने के लिए आपका एक डाउ फ्यूचर्स कमज़ोर है। फेड की अहम बैठक है, उस बैठक में जाने से पहले 3 दिन आप मजबूती के साथ बंद हैं, तो इसलिए आपके लिए खरीदने के लिए रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। बेचने में भी मामला ऐसे ही है कि आप चूंकि ऐसे लेवल पर जा रहे हैं जहाँ से नीचे गिरने के लिए रिस्क 125-150 पॉइंट से ज़्यादा की नहीं है। हालांकि 125-150 पॉइंट भी कम नहीं होते अगर बेच के मिले, लेकिन मीटिंग के पहले इतनी उछल-कूद करनी क्यों है? तो बेहतर ये कि आप बिल्कुल हल्के रहें। नई पोजीशन शॉर्ट या लॉन्ग दोनों बनाने की राय नहीं है। अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है या शॉर्ट पोजीशन है, कैरी करना चाहते हैं तो पक्के तौर पर स्टॉप लॉस के साथ करें। लॉन्ग पे तो पक्का करें, शॉर्ट पे करने करें, आपकी मर्जी, लेकिन दोनों पे करें तो बेहतर है। और कैसे करेंगे? 18,800 का पुट होना चाहिए अगर आप लॉन्ग है तो, और 19,100 का कॉल होना चाहिए अगर आप शॉर्ट है तो। बैंक निफ्टी पर 42,700 पर आप बंद हो रहे हैं। अगर लॉन्ग है 42,500 का पुट रखें, शॉर्ट है 43,000 का कॉल रखें। ये है, बाकी नया कुछ भी नहीं करना है।
नया कुछ भी नो नथिंग। ओके, नया कुछ भी ना करें और अगर पोजीशन है तो हेज ज़रूर उस पर बना के रख लें आप। ओके, ये है आपके लिए पूरा का पूरा इस समय का स्ट्रैटेजी और एक्शन। आइए कुछ फाइनल स्टॉक्स पर भी नज़र डाल देते हैं इससे पहले कि बाजार बंद हो। आज वीकनेस तो आपको दिखी है, हैवी वेट्स की तरफ से गिरावट भी आपको आती हुई दिख रही है और एंड में थोड़ी गिरावट और गहरा भी रही है। एशियन पेंट्स, इस पर भी रखते हैं नज़र, इसकी हमने बात भी करी थी थोड़ी देर पहले जब बोजो पेंट्स के नंबर्स की बात चल रही थी। सच्ची जी जरा बताएं, जब से नंबर्स आए स्टॉक में कमजोरी है, आज भी 2% का ब्रेकडाउन आया एशियन पेंट्स में सर। दीपांशु, क्लियरली पिछले कुछ महीनों से एक अच्छे दबाव में रहा है काउंटर। इनफैक्ट अपने 20 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे की भी इसने क्लोजिंग एस्टैब्लिश की थी अक्टूबर के फाइनल डे पे। एंड डेली चार्ट पे अभी भी देखें तो वहाँ पर भी एक बहुत ही अच्छा रेयर कंटिन्यूएशन पैटर्न है कैंडलस्टिक्स का। तो इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है ये जो बिकवाली हो रही है वो कंटिन्यूड ही रहनी चाहिए। एक थोड़ी सी ओवरसोल्ड कंडीशन थी, इसलिए एक अच्छा पुल बैक नजर आया था पिछले कुछ दिनों में। बट जिस तरीके से वापस 3000 से ये स्टॉक पलटा है तो लगभग मुझे लग रहा है 2850 2830 तक भी ये ड्रैग होना चाहिए। तो यहाँ पर अभी भी खरीदारी करने की सलाह नहीं होगी। इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्ररी अगर किसी की शॉर्ट पोजीशन है तो 3050 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। ओके, ये है आपके लिए एशियन पेंट्स, अगर शॉर्ट पोजीशन है बने रहिए, 3050 का स्टॉप लॉस होगा। इस पर आपको कमजोरी ही बनती हुई दिखेगी। होल्ड आउट किया है सन फार्मा ने टुवर्ड्स एंड ऑफ ट्रेड, अच्छी मूव के साथ बंद हो रहा है। बीपीसीएल में आज आपको अच्छी खरीदारी दिखी है। हिंडाल्को, बाकी मेटल्स कमजोर हैं, हिंडाल्को थोड़ा पॉजिटिव बंद हो रहा है। जय जरा हिंडाल्को का चार्ट देखें, ये पॉजिटिव बंद हो रहा है आज। मेटल्स में ओवरऑल तो दीप एक अच्छी खासी गिरावट देखने मिली और यहाँ पे अगर आप देखें तो ओवरऑल आउटलुक मेटल्स में तो थोड़ा साइडवेज टू नेगेटिव ही है। बट यस, हिंडाल्को में दीप थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको एक अपसाइड देखने मिल रहा है, स्ट्रेंथ देखने मिल रही है। बट इसमें एक रेजिस्टेंस भी बहुत ही क्लियर 470-72 के आसपास है दीप, तो ज़्यादा अपसाइड लग नहीं रही है मुझे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड लगभग हिंडाल्को में आपको 440-45 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके, तो आज होल्ड आउट कर रहा है बट यहाँ से और गिरने की ही तैयारी में, ऐसा लग नहीं रहा कि यहाँ से ज़्यादा ऊपर जाएगा। हिंडाल्को, इस पर रखिए नज़र, 440-445 तक के लेवल्स पर फिसल सकता है। ऑटो सेल्स के बिक्री आंकड़े आए हैं। अशोक लेलैंड के घरेलू बिक्री 14% बढ़कर आई है, 15,760 यूनिट की घरेलू बिक्री यहाँ पर आपको आती हुई दिख रही है। तो अच्छा नंबर यहाँ पर आते हुए दिख रहा है, करीब 13% की बढ़त यहाँ पर आपको कुल बिक्री में दिखी है, वो भी अच्छा आंकड़ा है। 14% घरेलू बिक्री बढ़कर आई है। एकदम अनुमान मुताबिक यहाँ पर आपके लिए ऑटो सेल्स आते हुए दिख रहे हैं। 16,800 की कुल बिक्री का हमारा अनुमान था, 16,864, तो एग्जैक्टली एज पर एस्टिमेट्स यहाँ पर अशोक लेलैंड के नंबर्स आपको आते हुए दिख रहे हैं। हिमांशु जी एक बार चार्ट भी देख लें सर अशोक लेलैंड के। दीप, आज का पिक ऑफ द डे था अशोक लेलैंड सेल साइड का और स्टॉक डे लो पर ट्रेड कर रहा है एज वी स्पीक। मुझे लगता है कि थोड़ी और करेक्शन यहाँ पर बाकी है। 160-161 रुपए के आसपास अगर 1-2 दिन में मिलता है, उन लेवल्स पर मुझे लगता है करेक्शन पूरी होती हुई नजर आएगी, तो वहां पर खरीदारी करेंगे। अभी फिलहाल खरीदारी थोड़ी सी पोस्टपोन की जा सकती है। 160 रुपए के लेवल मुझे लगता है कि यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो खरीदारी मत करिए। हालांकि बिक्री के आंकड़े अच्छे आए हैं अशोक लेलैंड के, बट थोड़ा स्टॉक का ट्रेंड और चार्ट्स इस समय वीक ही दिख रही हैं। वैसे अनुमान से बेहतर ही ये आंकड़ा आपको आते हुए दिखा है। देखते हैं कल किस तरह का एक्शन इस पर बनेगा। एक और ऑटो काउंटर जहां पर व्यू लेना है, मारुति। सच जी आज ये भी कमजोर है, 1.5% का कट आया मारुति में। यहाँ से और वीकनेस देखते हैं या फिर समझ जाएगा 10,250 के नीचे आया आज सर? नहीं दीपांशु, इनफैक्ट सुबह से हम थोड़े से नेगेटिव रहे काउंटर पे। मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 10,110 तक की यहाँ पर जगह अवेलेबल है, तो अभी भी यहाँ पर शॉर्ट्स को कैरी फॉरवर्ड करने की ही सलाह होगी। ऑन द हायर साइड 10,350 एक अभी नियर टर्म रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है, तो इमीडिएट बेसिस पे तो मुझे लग रहा है कहीं बड़ी रिलीफ की एक्सपेक्टेशन नहीं होगी। इनफैक्ट जिस तरीके से अभी फ्लोज है, मुझे लग रहा है 10,150 तक एक अच्छा डिक्लाइन आ सकता है कल के सत्र में। ओके, तो 10,100 10,150 तक का डिक्लाइन भी आपको आते हुए दिख सकता है। नजर रखेंगे मारुति पर भी, तो खबरें अच्छी आ रही हैं, बिक्री के आंकड़े अच्छे आ रहे हैं, बट स्टॉक्स पर रिएक्शन नहीं है। हल्की सी रिकवरी आपको निफ्टी में टुवर्ड्स एंड ऑफ ट्रेड आती हुई दिख रही है। बैंक्स में हल्की रिकवरी आई, पिछले 5 मिनट में करीब 50 पॉइंट की रिकवरी आपको बैंक निफ्टी में आती हुई दिख रही है। अब सिर्फ 100 पॉइंट नीचे ही
बैंक निफ्टी है। बट ब्रेथ आज खराब थी, सिर्फ 10 निफ्टी स्टॉक्स हैं जो पॉजिटिव क्लोज हो रहे हैं। नतीजों के बाद सन फार्मा, BPCL, बजाज ऑटो के जहां पर बिक्री के आंकड़े अच्छे रहे थे, टाटा कंज्यूमर, SBI, रिलायंस इंडस्ट्रीज आज पॉजिटिव है। तो निफ्टी की गिरावट को रोकने का एक काम रिलायंस ने किया है, दूसरा काम ICICI बैंक, HDFC बैंक और ITC ने किया। ये 4 दिग्गज थे जिनकी वजह से थोड़ा डाउनसाइड सपोर्ट निफ्टी को मिला है, अदरवाइज कट और डीप हो सकता था। अदानी एंटरप्राइजेस कल आएंगे नंबर्स, उससे पहले आज निफ्टी का टॉप लूजर है SBI लाइफ। कल अच्छी तेजी दिखा रहा था, आज मुनाफा वसूली दिखा रहा है 2.5% का कट। कोल इंडिया लंबे समय बाद यहां पर ठीक ठाक करेक्शन आ रहा है। नतीजों से पहले टाटा स्टील कमजोर है, एशियन पेंट्स में गिरावट है। L&T दमदार नतीजे थे बट आज थोड़ी कमजोरी के साथ बंद हो रहा है। HCL टेक कल भागा था, आज फिसला है। TCS, LTI, माइंट्री, इन्फोसिस यहां से भी प्रेशर आया है। तो चुनिंदा प्राइवेट बैंक्स और IT ये सबसे कमजोर कर ही रहे हैं इस बाजार की, और इसके साथ ही कंजम्पशन स्टॉक्स पे भी कुछ ज्यादा खास मूव नहीं आई है। वायदा कारोबार वोडाफोन, आइडिया रोज कुछ ना कुछ इस काउंटर में हो रहा है। आज 7.5% भागा है ये काउंटर। खबर ये भी है कि ग्लोबल जो इनकी पेरेंट है वोडाफोन PLC, वो अपना स्पेन का कारोबार 5 बिलियन यूरोज में बेच रही है। बिरला सॉफ्ट 5% ऊपर ये काउंटर भी था। इंडस टावर्स में अच्छी खरीदारी थी। ग्रैन्यूल सुबह से 3 बार रेकमेंड हो चुका है, अच्छी तेजी इसमें बनी है। DLF, ओबरॉय रियल्टी दोनों में अच्छा एक्शन आया है नंबर्स का भी। वेदांता लोन मेटल स्टॉक जिसने आउट परफॉर्म करा है अच्छी खासी खरीदारी के साथ। MCX आज इस पर भी UBS की दमदार रिपोर्ट आई थी। बट JSPL ये 8% टूटा है। इंडिया सीमेंट्स और अंबुजा सीमेंट्स में आपको 4.5-5% की गिरावट दिखी है। मैक्स फाइनेंशियल, महानगर गैस, पेट्रोनेट, एस्कॉर्ट्स, डेल्टा कॉप, कोल इंडिया, SBI लाइफ, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, साथ ही REC, पिडिलाइट, JK सीमेंट, ये सारे काउंटर्स में आपको वीकनेस दिखी है। कैश मार्केट की तरफ आते हैं, यहाँ पर भी भरपूर एक्शन सुबह से बन रहा है। ब्लू स्टार 5% ऊपर आज ये ट्रेड में गया है। फिनिक्स मिल्स में अच्छी खरीदारी है। SIS इंडिया में आपने 4% की तेजी देखी है। बॉम्बे बर्मा जय की पिक भी थी, सुबह 4% ऊपर बंद हो रहा है। करूर वैश्य बैंक, गॉडफ्रे फिलिप्स, क्लीन सेल टेक्नोलॉजीज, CDSL लगातार एक्शन में आज भी। सफायर फूड्स, कल्याण ज्वेलर्स, EPL, साइंट, ये सारे काउंटर्स अच्छी मूव दिखा रहे हैं। बट गिरावट में नैटको फार्मा 8% टूटा है। DCM श्रीराम पर आपको बड़ा दबाव दिखा है। वर्धमान टेक्सटाइल, सेरा सैनिटरी, CSB बैंक, BSC लिमिटेड आज मुनाफा वसूली हुई है। एजिस लॉजिस्टिक्स और प्रेस्टीज एस्टेट्स यहाँ पर भी गिरावट है। तो बस फाइनली क्लोजिंग आपके सामने होती हुई दिख रही है। 87 अंकों के नुकसान के साथ निफ्टी पर, और 109 अंक नीचे बंद होता दिखेगा बैंक निफ्टी, और 260 अंकों का नुकसान आपको नजर आएगा। सेंसेक्स में मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में हल्का सा नुकसान दिखेगा, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्के हल्के लाल निशान में 1.5% नीचे बंद होते हुए दिखेंगे आपको मिड कैप इंडेक्स पर। हम और स्मॉल कैप इंडेक्स पूरे दीप आधा पॉइंट नीचे बंद हुआ है। आधा पॉइंट, नॉट आधा %, आधा पॉइंट। स्मॉल कैप इंडेक्स लगातार दूसरे दिन एकदम फ्लैट रहा है, ये आप देख सकते हैं इस वक्त। फाइनल क्लोजिंग 18,991, 18,900 के आसपास कह सकते हैं, 19,000 के आसपास कह सकते हैं। 90 अंकों के नुकसान के साथ निफ्टी 42,700 राउंड फिगर में बंद होता हुआ 145 अंक नीचे बैंक निफ्टी, 283 अंक नीचे 63,600 के आसपास बंद होता हुआ सेंसेक्स। ये है आपके लिए क्लोजिंग। 118 अंक नीचे डाउ फ्यूचर्स है, 57 अंक नीचे नैस्डैक फ्यूचर्स है। क्लोजिंग के वक्त विदा लेने का है वक्त। ओह, कल तो फ्राइडे, शुक्र है, शुक्रवार नहीं, कल थर्सडे है सर। अरे अभी तक थर्सडे नहीं आया, आज मिडवीक है सर। ओहो, फीलिंग तो ऐसे आ रही जैसे कि एक्सपायरी हो गई हो। वैसी कोई बात नहीं, कल तो ठीक है, मुंबई में मैच भी है। फिलहाल विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, जय ठक्कर साहब और सुमित जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिमांशु जी, सनी अग्रवाल साहब, आशु सर और सचित जी का भी शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। कल सुबह आप सबसे होगी मुलाकात। मुझे दीप को इजाज़त दीजिए।